मेरी बहन ने एक बुगाटी ठोक दी। नुकसान 13 करोड़ का था। मालकिन शहर की सबसे खतरनाक अमीर लड़की थी। मैं हिम्मत जुटाकर किस्तों की बात करने गया। नुकसान की रकम से क्या मैं किस्तों में चुका सकता हूँ? वो सोफे पर झुककर 10 सेकंड तक मुझे देखती रही और हल्का सा मुस्कुराई। बाद में मैं उसका नकली बॉयफ्रेंड बन गया। उसने मेरा कर्ज चुकाया और मुझे मेरे पसंदीदा म्यूजिक डिपार्टमेंट में भेज दिया। मुझे बस एक काम करना था, उससे प्यार करने का नाटक। पेई यानरान के साथ नेशनल वायलिन कंपटीशन के दिन मैं नीचे बैठा था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो कोच के पास नहीं गई, बल्कि बैकस्टेज जाकर सफेद लिबास पहन लिया। भीड़ को चीरते हुए वो मेरी बाहों में आ गिरी और पहले से तैयार अंगूठियां निकाली। अचेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सब चिल्लाने लगे। वो अंगूठियां बहुत महंगी थीं, पर उसी रात उसकी माँ ने उसे जबरन पकड़वा लिया। इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट में मैं एयरपोर्ट के शीशे के पीछे से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरा प्यार था। उसने आखिरी बात कही। 5 साल बाद लंदन की सड़कें, एक बेहद खूबसूरत औरत एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। स्क्रीन पर मेरी पुरानी तस्वीरें थीं। 5 सालों में मैं एक कर्जदार इंसान से अपनी संगीत कला से इंटरनेशनल स्टार बन गया। एक लड़की ने पास आकर पूछा, आप क्या ये आपके आइडल हैं? वो औरत हिली नहीं। उसकी आवाज ठंडी और पक्की थी। दूसरी तरफ मेरा असिस्टेंट तांक्यू चिल्लाया, चेन भाई, हमें एक और प्राइवेट कॉन्सर्ट का ऑफर मिला है। वो किसी बच्चे की तरह उत्साहित था। मैं मुस्कुराया। बस एक प्राइवेट कॉन्सर्ट ही तो है, इतना एक्साइटेड क्यों हो? तांक्यू रहस्यमयी अंदाज में पास आया और धीरे से बोला, इस बार बात अलग है। अंदाजा लगाओ उन्होंने कितने दिए? मेरे एक शो के आमतौर पर 5 लाख होते हैं, पर उनका अंदाज देखकर मैंने अंदाजन पूछा, 8 लाख? वो जोर से ना बोलने लगे। नहीं नहीं नहीं, 5 लाख ज्यादा थे। 8 लाख भी कम है। तो फिर कितना होगा? 10 लाख? पर तांक्यू ने फिर मुंह बनाया, इससे भी ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। ये तो नामुमकिन है। अब मैं सतर्क हो गया, कहीं ये कोई बड़ा स्कैम तो नहीं कि मुझे म्यांमार भेजकर अंग निकाल ले। जान है तो जहान है। तांक्यू मेरी बात पर हंस पड़ा। उसने सीना ठोककर भरोसा दिलाया, क्या सोच रहे हो? क्लाइंट देश के अंदर ही है, यहीं जिंग सिटी में। सुना है ब्रिटेन से लौटी कोई अमीर बेटी है। अब मुझे उत्सुकता हुई। पता है कौन है? नहीं पता। सब कुछ बड़ा रहस्यमयी है। बस इतना पता है कि उनका सरनेम पेई है। पेई? इस नाम ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी, जैसे दिमाग के किसी कोने में कुछ जागा हो। हाँ, उन्होंने मुझे गुमोंग कहा था। ये नाम मेरी यादों में कहीं था। मैंने गहरी सोच में डूबकर माथा सिकोड़ा, पर वो याद पकड़ में नहीं आ रही थी, जैसे दिमाग की गहराइयों में दफन हो गई हो। जब मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी तांक्यू के मुंह से एक चौंकाने वाला नंबर निकला, 52 लाख 520। ये तो सीधा सीधा आई लव यू कहने जैसा है। इतना रोमांस? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? चैंग भाई, आखिर वो कौन सी दीवानी औरत है जो हमारे बॉस को चुपके से प्यार करती है? मैंने होश में आकर उसे घूरा। उसने लापरवाही से कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। परफॉर्मेंस की जगह बीजिंग के पॉश इलाके का मोलैन मैंशन था। उन्हें लेने के लिए एक रोल्स रॉयस फैंटम आई। टैंक क्यू की आंखें फटी रह गईं। ओ तेरी, क्या यही है मिस की रसूख? ये तो कमाल है। दुनिया में एक और अमीर इंसान हो गया तो क्या हुआ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। इस महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। ये सुनते ही टैंक यू एकदम खुश हो गया। मिस्टर जियांग, आप महान हैं। रोल्स रॉयस फैंटम शांति से चली और मोलैंड मैंशन में दाखिल हुई। वो एक बहुत बड़े और आलीशान विला के सामने रुकी। उसकी शानदार सजावट, हर कोने से अमीरी झलक रही थी। मैं मन ही मन हैरान था कि आखिर ये कौन सी मिस है जो इतनी अमीर है। बटलर और नौकर दरवाजे पर अदब से इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जियांग, अंदर आइए। मैंने हल्का सिर हिलाया, पर मन में एक अजीब सा एहसास था। अंदर जाने पर बटलर मुझे ड्रेसिंग रूम ले गया। नौकर ने मुझे एक पोशाक दी। मैंने देखा, वह एक पारंपरिक चीनी पोशाक थी। आप पहले कपड़े बदल लें, फिर कोई आपका लुक तैयार करेगा। ठीक है, शुक्रिया, मैंने विनम्रता से कहा। मैंने जल्दी से कपड़े बदले। साइज एकदम सही था, जैसे मेरे लिए ही बने हों। तैयार होने के बाद स्टाइलिस्ट ने मेरे बाल बनाए। करीब 20 मिनट बाद मैं पूरी तरह तैयार था। बटलर मुझे स्टेज पर ले गया। मैंने नीचे देखा, वहां एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी, पर रोशनी थोड़ी कम थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसकी नजरें किसी निशान की तरह मुझ पर जमी हुई थीं। इससे पहले कि उस औरत ने मुझे शुरू करने का इशारा किया, मैंने खुद को संभाला और पूरी तरह संगीत में डूब गया।
परफॉर्मेंस खत्म हुई। मैंने नीचे झुककर अभिवादन किया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक आदमी ने मेरा रास्ता रोका। मिस्टर जियांग, हमारी मिस ने आपको डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर मैं अनजाने में पीछे मुड़ा। रोशनी अब भी कम थी, चेहरा अब भी साफ नहीं था। स्टेज की रोशनी के सहारे मैं धीरे धीरे करीब गया। तब वह चेहरा मेरी नजरों के सामने आया। एक खूबसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। एक सेक्सी और बेपरवाह लंबी ड्रेस। उसका अंदाज बहुत ही आकर्षक था। वह मुझे देख रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। आज चेन, बहुत समय बाद मिले। उसकी आवाज बहुत दिलकश थी, जो सीधे मेरे कानों में उतरी। अगले ही पल मैंने अपना सीना पकड़ लिया। लगा जैसे किसी ने दिल मरोड़ दिया हो। दर्द से सांस लेना मुश्किल था। मुझे ऐसा देख वह घबराकर खड़ी हो गई और झट से मेरे गले लग गई। मैं चौंक गया और बस सुन्न खड़ा रह गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आज चेन, उसकी आवाज में बहुत प्यार था। मैं वापस आ गई हूँ, अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने उस चेहरे को देखा जो इतना करीब था, पर फिर भी मुझे उलझन में डाल रहा था। दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैंने उसे हटाने की कोशिश की। वह मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी, पर मेरी अनामिका उंगली खाली देख उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। मैंने अनजाने में माथा सिकोड़ा और हिचकिचाते हुए कहा, क्या हम पहले मिले हैं? अचानक उसके चेहरे की मुस्कान थम गई। वो मुझे घूरने लगी। आवाज थोड़ी कांप रही थी। हैरानी से उसने पूछा, जियांग चैंग, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? मैंने याद करने की कोशिश की, पर दिमाग जैसे पूरी तरह बंद था। मैंने सिर हिलाया। माफ करना, तुम जानी पहचानी लगती हो, पर मुझे सच में याद नहीं। माहौल एकदम जम गया। वो पल भर में टूट सी गई। मैंने घबराकर नजरें फेरी। उसे देख नहीं पाया। इस अजीब खामोशी से बचने के लिए मैंने उसे धीरे से हटाया। मिस पेई, क्या आपको कुछ और चाहिए? अगर नहीं तो मैं कपड़े बदलने जाता हूँ। वो थोड़ी देर हिचकिचाई और रूखेपन से बोली। मैं मुड़कर चला गया, पर उसकी नजरें अभी भी मेरा पीछा कर रही थीं। मैं महसूस कर सकता था उसकी गहरी उदासी को। मैं एक पल रुका और बस इतना कहा, सॉरी, और वहां से भाग निकला। मैं कपड़े बदलने चेंजिंग रूम गया। दिल की धड़कनें तेज थीं। तांग क्यों एक्साइटेड होकर आया, बॉस, क्या आप उस मिस पेई को जानते हैं? मैं ठिठक गया। आईने में अपना उलझा चेहरा देखा। कपड़े बदलते हुए मैंने कहा, शायद। तांग क्यू की आंखें चमक उठीं। ओ तेरी, वो कितनी सुंदर है, बिल्कुल एक परफेक्ट देवी है। वो चेहरा, वो फिगर। वो मेरे कान के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, कमाल की हॉट है वो, मिस्टर जियांग, उसे पाना ही होगा। मैंने त्योरियां चढ़ाईं, अजीब सा महसूस किया और उसे डांटा, सुनो, तुम क्या कह रही हो? दूसरों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने बहुत लोग देखे हैं, यकीन मानिए। मिस्टर जियांग, आप शर्मा क्यों रहे हैं? इतनी जल्दी शर्मा गए? फिर प्यार के मामले में क्या होगा? मैंने बेबसी में सिर हिलाया। फिलहाल प्यार का कोई इरादा नहीं है। कोई चाय लेकर आया। मिस्टर तांग, मिस्टर जियांग, आप थक गए होंगे, चाय पीजिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया, चाय ली और एक घूंट भरा। तभी उस व्यक्ति ने कहा, मिस पेई ने गाड़ी भेजी है ताकि आप दोनों जा सकें। मैंने तुरंत मना कर दिया, मिस पेई को तकलीफ न दें, मेरे घर वाले मुझे लेने आएंगे। तभी, अगर मिस्टर जियांग के घर वाले आ रहे हैं तो हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। कमरे में एक ठंडी सी आवाज गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। पेई यानरान अंदर आ गई थी। आपके घर वाले कब तक पहुंचेंगे? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं घबराकर फोन देखने लगा। तभी माई का मैसेज आया, आ चेन, मैं मोलैंड मैंशन के बाहर हूँ, मेरे घर वाले आ गए हैं। मैंने विनम्रता से कहा। उसने तुरंत जवाब दिया, तो चलिए फिर, मैं छोड़ती हूँ। मिस्टर जियांग, मैं मना करना चाहता था, पर उसकी हालत देखकर मैंने हाँ कह दिया। ठीक है, शुक्रिया मिस पेई। जैसे ही मैं बाहर निकला, एक शानदार मेबैक कार दिखी। मेरी माँ सोंग होएलान वहीं खड़ी थीं। मुझे देखते ही, आ चेन, मैं तेजी से वहां गया। माए, उन्होंने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। मैं बहुत खुश था। शुक्रिया माए। सोंग आंटी, अरे शाओतांग। मेरी माए की नजर अचानक पेई यानरान पर पड़ी। उनकी प्यारी मुस्कान एकदम गायब हो गई। आप ही मिस पेई है ना? नमस्ते मिस पेई। पेई यानरान की उन नम आंखों में तुरंत लाली छा गई। उसने अपने जज्बात दबाए और मेरी माए को धीरे से हाथ मिलाया। ठंडी आवाज में कहा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अभी बात खत्म ही हुई थी कि वो चुपचाप मुड़कर चली गई। मुड़ते ही आंसू खामोशी से बह निकले। नोलन हाउस के बेडरूम में पेई यानरान सोफे पर टेक लगाकर बस चुपचाप बैठी रही, सुबह की पहली किरण तक जो पर्दों से छन कर आई उसके सफेद बालों पर पड़ी। गहरे दुख और गुस्से की वजह से यानरान के बाल सफेद हो गए थे। अचानक फोन की घंटी ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी पलकें झपकीं। काफी देर बाद उसने फोन उठाया। जी, किंगहुआन की आवाज आई। यानरान, उसकी आवाज में गहरी मायूसी थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है?
उसने एक ठंडी आह भरी। शांगचेन की याददाश्त चली गई है। किंग हुआन चौंक गई। क्या? बुधवार की रात मैं चैरिटी इवेंट के स्टेज पर था, बांसुरी बजा रहा था। आखिरी सुर खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैं बैक स्टेज गया, तभी सामने एक शालीन सी सूरत दिखी। शू जिंगयुन। उसके हाथ में फूलों का बड़ा गुलदस्ता था। चेन, परफॉर्मेंस के लिए बधाई। शुक्रिया। मैंने मुस्कुराकर फूल लिए, लेकिन तभी एक ठंडी और नाराज नजर मुझ पर पड़ी। मैंने देखा वहां पेई यानरान थी। उसके चारों ओर एक दम घोंटने वाला खतरा था। वो सीधे मेरी तरफ आई और बस इतना कहा, मिस्टर जियांग। मिस पेई। मैंने जल्दी से उन्हें नमस्ते किया। उनकी नजरें लेजर की तरह मुझ पर से गुजरी और फिर शू जिंगयून पर टिक गईं। ये आपकी क्या लगती है? मैं थोड़ा हैरान था, पर फिर भी मैंने बताया, ये मेरी दोस्त है। ये सुनकर वो हल्का सा हंसी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। दोस्त? फिर उसकी नजर जिंगयून के दिए फूलों पर पड़ी और चिढ़कर बोली, या फिर गर्लफ्रेंड है? मैंने तुरंत सफाई दी, सिर्फ दोस्त है। पेई यानरान बेपरवाही से हंसी। फिर उसने जिंगयून की ओर देखा। अच्छा, तो बस दोस्त ही हैं। तुम्हारे फूल बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया और फूल आगे बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, उसने भी हाथ छोड़ दिया। वो खूबसूरत फूलों का गुच्छा जोर से जमीन पर गिरा, एक भारी आवाज के साथ। ओह, मुझे माफ करना, मेरा इरादा ये नहीं था। वो माफी तो मांग रही थी, पर जानबूझकर उसने फूलों को कुचल दिया। मैं दंग रह गया। मन में हजारों सवाल थे। कुचलने के बाद उसने झुककर वो फूल उठाए और पास के कूड़ेदान में फेंक दिए। सब कुछ एक झटके में किया, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने फिर मेरी ओर देखा। चेहरे पर वही बनावटी माफी थी। मुझे बहुत खेद है मिस्टर जियांग, पर मेरा इरादा ऐसा नहीं था। फिर उसने आगे कहा, मैं आपको नए फूल दिला दूंगी। मैं एकदम दंग रह गया। ये कैसा इरादा नहीं था? उसकी बातों को छोड़ो, उसकी हर हरकत जानबूझकर थी। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी बदतमीजी नहीं देखी। मिस्टर जियांग, आप चुप क्यों हैं? उसने मासूमियत से पूछा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने रूखेपन से जवाब दिया, नहीं। मैं शू जिंगयून से माफी मांगने लगा, पर जैसे ही मैं बोला, सिर्फ कुछ फूल ही तो थे, पेई यानरान ने बीच में टोक दिया। मुझे यकीन है मिस शू इतनी छोटी सोच वाली नहीं है ना? उसने मुस्कुराते हुए शू जिंगयून को देखा। चेहरे पर चुनौती साफ थी। शू जिंगयून सकपका गई, पर उसने खुद को संभाला। सिर्फ कुछ फूल ही तो थे, कोई बात नहीं। अगली बार मैं आचैन को बेहतर दूंगी। पेई यानरान ने फिर ताना मारा। जो चीजें जरूरी नहीं होती, वो अपने आइडल को दे देती हो और जरूरी चीजें छुपाकर रखती हो। शू जिंगयून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी तांग क्यू आई और घबराते हुए बोली, मिस्टर जियांग, जल्दी कपड़े बदलिए, पार्टी शुरू होने वाली है। तांग क्यू मुझे खींच कर ले गई, पर मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। पेई यानरान भी हमारे साथ जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसने जू जिंगयून को चुनौती भरी नजर से देखा। जू जिंगयून की आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं और उसके होंठ कस गए। चैरिटी इवेंट खत्म हुआ। मैं कार में बैठा। उंगलियों पर अब भी जूडी का एहसास था, पर दिमाग में बस वो कुचले हुए फूल थे। मैंने चिढ़कर अपनी टाई ढीली की। पास बैठी तांग क्यू मुझे छुपकर देख रही थी। मैंने अपनी कनपटी दबाई। इतने लोग थे, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे एक नजर देखा। तुम्हें तो काफी पसंद आया। पसंद की बात नहीं है, बस मिस्टर जियांग। मुझे लगा उस पेई मिस की नजरें कुछ अजीब थीं। अजीब? पेई यानरान को देखते ही कुछ जाना पहचाना लगा। मैं पक्का जानता हूं कि वो मेरी यादों में नहीं है। फिर उसे मेरे बारे में इतना कैसे पता है? मैं और तांग क्यू देर रात अपार्टमेंट पहुंचे। मैंने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया। अभी नहाने ही जा रहा था कि तांग क्यू का फोन जोर से बजने लगा। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। फोन रखने के बाद वो पूरी तरह टूट गई। मिस्टर जियांग, मुसीबत हो गई है। मेरा दिल बैठ गया। बोलो। साल के बाकी बचे हमारे सारे कमर्शियल शो सब रद्द कर दिए गए हैं। मैं दंग रह गया। सब के सब। हुआजिंग थिएटर का ईयर एंड शो, शंघाई फिलहारमोनिक का कॉन्सर्ट, शेनजेन इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल और मकाऊ न्यू ईयर इवेंट भी। तांग क्यू ने एक सांस में कहा, सब रद्द हो गए। मेरी सांसें थम गईं। ये सारे शो मैंने 5 साल की मेहनत से हासिल किए थे। यूरोप के छोटे कैफे से रॉयल अल्बर्ट हॉल तक, सिर्फ उस चीनी लड़के कहलाने से इंटरनेशनल क्रिटिक्स की सिफारिशों तक, हर शो मेरी जान था। क्या वजह थी? मैंने आवाज शांत रखने की कोशिश की। उसने कहा कि तारीखों में कुछ दिक्कत है। तांग क्यू उदास था और दोगुना हर्जाना देने को तैयार था। मैं धीरे से हंसा। एक ही दिन सारे शो रद्द? यहाँ कोई चाल चल रहा है। तांग क्यू ने डरते हुए देखा। मिस्टर जियांग,
क्या इसके पीछे शू जिंगयून है? उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। शू जिंगयून चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर एक ही रात में इतने बड़े ऑर्गेनाइजर्स को नहीं मना सकता। जो ऐसा कर सके, वो मेरे दिमाग में एक झटका लगा और मिंग यान का चेहरा फिर याद आया। अगली सुबह 8 बजे डोरबेल बजी। तांग क्यों सतर्क था। वो दरवाजा खोलने गया, वापस आकर बोला, मिस्टर जियांग, बाहर बाहर कोई आया है। कौन? उसने अपना नाम जी किंगहुआन बताया। कहती है वो मिस यान की दोस्त है। जी किंगहुआन? फिर से वही जाना पहचाना पर अनजाना एहसास। मैंने कपड़े ठीक किए और बाहर गया। लिविंग रूम के सोफे पर बेज कोट पहने एक महिला बैठी थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हुई और हाथ बढ़ाया। मिस्टर जियांग, नमस्ते। मैंने हाथ मिलाया, तमीज से पर दूरी रखते हुए। मिस जी, इंतजार के लिए माफी। आप मुझसे क्यों मिली हैं? वो सीधे मुद्दे पर आई। मैं यहाँ यान रान की तरफ से एक सवाल पूछने आई हूँ। क्या आप सच में कुछ भी याद नहीं है? मैं चुप रहा। जी किंगहुआन ने मेरी आंखों में देखा। जियांग चेन, 5 साल पहले तुमने मुझसे एक बात कही थी, क्या तुम्हें याद है? मैंने सिर हिलाया। वो थोड़ा मुस्कुराई। उस मुस्कान में गहरी थकान थी। तुमने तब मुझसे कहा था, किंगहुआन दी, अगर यानरान को उसकी माँ ले जाए तो उसे रोक लेना। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ उसी से शादी करूंगा। ये शब्द एक चाबी की तरह मेरे दिमाग में जोर से घुसे, पर यादों का ताला नहीं खुला। मैंने अपना सिर पकड़ा, ठंडा पसीना आने लगा। माफ करना, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। जी, किंगहुआन ने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला। मिस्टर जियांग, ये पेई एंटरटेनमेंट और आपके सभी शो पार्टनर्स का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। आज से अगले 3 साल तक इन सब का शेड्यूल पेई ग्रुप संभालेगा। अगले 3 साल यानी पूरे चीन में मेरे सारे बड़े शोज पेई यान रान ने कब्जे में ले लिए हैं। मैंने दांत पीसते हुए पूछा, वो क्या चाहती है? क्या चाहती है? मिस्टर जियांग, ये बात आपको उसी से पूछनी चाहिए। मिस जी, हर चीज की एक हद होती है। हद? वो हल्का सा हंसी। मिस्टर जियांग, आप यान रान से हद की बात कर रहे हैं? मेरा और मिस पेई का सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है। जियांग चेन, तुम उसे भूल सकते हो, पर तुम्हें यह जानना होगा कि 5 साल पहले उसे उस प्लेन में कैसे भेजा गया। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब है? जी, शिंगहुआन ने जवाब नहीं दिया, बस जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। देखो इसे। मैं आगे बढ़ा और फोटो उठाई। फोटो काफी पुरानी थी, किनारे मुड़ चुके थे। उसमें 2 लोग थे, एक वेडिंग ड्रेस में पेई यानरान और एक सूट में मैं। दोनों की आंखों में गहरा प्यार था। फोटो पकड़े मेरे हाथ जोर से कांपने लगे। सिर में तेज धड़कन हुई, जैसे कुछ अंदर से बाहर आना चाहता हो। एक लड़की स्टेज पर खड़ी थी, हाथ में वायलिन लिए, फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर दौड़ी और मेरी बाहों में आ गई। आचेन, नम आंखों से उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी अचानक वो मंजर टूट गया। मैं लड़खड़ाया और टेबल पकड़कर खुद को संभाला। मिस्टर जियांग, जी। शिंगहुआन ने घबराकर मुझे पकड़ा। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ याद आया है ना? मैंने सिर हिलाया। बस कुछ धुंधली यादें दिखीं। जी, शिंगहुआन का अंदाज बदल गया। शुरुआती नफरत से अब उलझन थी। वो कुछ पल झिझका, फिर बोला, जियांग चेन, 5 साल पहले तुम्हारा और यानरान का ब्रेकअप उसकी माँ मानती हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी धड़कनें थम गईं। उस साल तुम्हारे पिता की फार्मा कंपनी पेई परिवार की वजह से दिवालिया होने वाली थी। मेरी आंखें फटी रह गईं। तुम्हारे पिता की कंपनी बचाने के लिए यानरान ने अपनी माँ से एक सौदा किया। उसने पेई माई की बात मानकर यूके जाने का वादा किया ताकि फार्मा कंपनी दोबारा खड़ी हो सके। मेरा खून एक पल में जम गया। वो हल्का सा हंसा। मिस्टर जियांग, करियर में आपको मिली हर मदद और हर वो किस्मत वाली तरक्की, उसके पीछे यानरान का हाथ था। कमरे में सन्नाटा था। बस मेरी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। 5 साल, मुझे लगा वो अचानक मिले मौके खुदा की मेहरबानी थे, पर असल में कोई था जो पर्दे के पीछे मेरे लिए कामयाबी का रास्ता बना रहा था। और जब वो 5 साल बाद लौटा तो मैंने उसके चेहरे को देख पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं? जी शिंगहुआन ने आह भरी। मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। मेरी आवाज भारी हो गई। मैंने नम आंखों से उसे देखा। तो फिर तुमने मुझे ये क्यों बताया? उसने खिड़की के बाहर इशारा किया, क्योंकि उसने पूरी रात जागकर अपने बाल सफेद कर लिए। मैंने झटके से सिर उठाया। जियांग चेन, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी के लिए रातों रात बूढ़ा हो जाए, पर यानरान ने यह कर दिखाया। बाहर उजाला हो चुका था, पर मुझे लगा मैं गहरे अंधेरे में डूब गया हूँ। जी शिंगहुआन के जाने के बाद तांग क्यू कॉफी लेकर अंदर आया। उसने मुझे सोफे पर सुन्न बैठा देखा। उसने धीरे से कॉफी टेबल पर रखी। मिस्टर जियांग, मैंने सिर नहीं उठाया। मिस्टर जियांग,
आप ठीक तो हैं? मैं उस फोटो को देखता रहा और धीरे से उस लड़की के चेहरे को छुआ। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, तांग क्यू, एक चीज पता करो। जी मिस्टर जियांग। बताइए। मैंने फोटो को पलटा। तारीख 5 साल पहले की 8 जून थी। मैंने फोटो को जोर से पकड़ा। उंगलियां सफेद पड़ गईं। पता करो, 5 साल पहले 8 जून को शहर के बाहरी इलाके के सेंट जॉन चर्च में क्या कोई अधूरी शादी हुई थी? तांग क्यू ने मुझे देखा। वो हैरान था। मिस्टर जियांग, मैंने सिर उठाया। मेरी आंखें लाल थीं। जाओ। तांग क्यू के जाने के बाद मैं पूरी रात सोफे पर बैठा रहा। मैंने उस फोटो को बार बार 100 से ज्यादा बार देखा। फोटो वाली वो लड़की कितनी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी और फोटो में मैं कितना साफ दिख रहा था, जैसे अभी बसंत से आया हो। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे उस इंसान को खो दिया और न ही ये कि मैंने उसे कैसे गंवाया। सुबह 6 बजे तांग क्यू अपार्टमेंट में घुसा। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो सीधे स्पेयर चाबी से अंदर आया। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। मिस्टर जियांग। उसने कागजों का ढेर मेज पर जोर से पटका। मैं झटके से खड़ा हुआ। मिल गया? मिल गया? मिस्टर जियांग, आप खुद को तैयार कर लीजिए। मैंने सबसे ऊपर वाला कागज उठाया। वो सेंट जॉन चर्च के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की कॉपी थी। 5 साल पहले 8 जून दोपहर 3 बजे। दूल्हा जियांग चेन, पेई यानरान। गवाहों के नाम आते ही 2 हस्ताक्षर थे, एक जी क्यूइंग हुआन का और दूसरा मेरे पिता जियांग झियुआन का। मेरी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगीं। मिस्टर जियांग, एक और चीज है। तांग क्यू ने एक और कागज निकाला। ये उस दिन का पेमेंट रिकॉर्ड है। हर ट्रांजैक्शन पर आपके पिता के साइन हैं। मैं सन्न होकर सोफे पर गिर गया। तो वो शादी सिर्फ सच ही नहीं थी, बल्कि मेरे पिता ने ही उसे प्लान किया था। तो इन 5 सालों में। तांग क्यू की आवाज धीमी थी। मैंने उसकी ओर देखा। एक और बात है, उसने थूक निगला। मैंने आधी रात को सेंट जॉन के पुराने गार्ड के साथ ड्रिंक की। उसने कहा, शादी के बीच में ही क्या हुआ? क्या हुआ था? जब अंगूठियां बदली जा रही थीं, दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए। दुल्हन वहीं बेहोश हो गई और आप भी बेहोश हो गए थे। पर अच्छी बात यह थी कि दुल्हन ने आपको बचा लिया। आपको बस खरोंचें आईं। तांग क्यू रुका। फिर कुछ और बातें भी हुईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक गर्म आंसू मेरी आंख से गिर गया। अब और सुनने की हिम्मत नहीं थी। दिमाग में बस उसके शब्द थे, जियांग चेन सच में मुझे भूल गया। मैं पेई टावर के नीचे खड़ा था। हाथ में एक गर्म अमेरिकानो था। तांग क्यू ने मुझे बताया था कि पेई यानरान रोज दोपहर 3 बजे नीचे आती है, सामने वाले कैफे से कॉफी लेने। बिना चीनी, बिना दूध की, इतनी कड़वी कि चेहरा उतर जाए। जी, किंग हुआन ने कहा कि यह आदत उसने इंग्लैंड में डाली थी। 5 साल तक नहीं बदली। 5 साल की आदत, और मुझे उसकी पसंद की कॉफी तक याद नहीं। ठीक 3 बजे रिवॉल्विंग डोर खुला। वो बाहर आई। हाथ में फोन लिए कुछ देख रही थी। वो मेरे पास से गुजरी, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं जब तक मैंने उसे पुकारा नहीं। पेई यानरान। वो रुकी और पीछे मुड़ी। क्या काम है? बस 2 शब्द, एकदम साफ, जैसे हवा में कोई चाकू चला हो। जो बातें मैंने सोची थीं अचानक गले में अटक गईं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने घड़ी देखी। क्या बात? मेरे पास 15 मिनट हैं। मैं पल भर के लिए चौंका और कॉफी आगे बढ़ाई। सुना है तुम्हें अमेरिकानो पसंद है। रास्ते में था तो ले लिया। उसने देखा पर लिया नहीं। जियांग चेन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मेरा कोई और मतलब नहीं है। बस माफी मांगना चाहता हूँ। उसने मुझे बीच में ही टोका, शांत लहजे में, जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रही हो। तुम माफी मांग चुके हो? जी, किंग हुआन ने मुझे बताया। तुमने सॉरी कहा और मुझे मिल गया। अब ठीक है। मैं उस कॉफी के कप को पकड़े वहीं खड़ा रहा। अचानक खुद पर हंसी आई। हाँ, मैंने माफी मांग ली, पर उसके बाद क्या? मैंने धीरे से कहा। उस समय मुझे सच में कुछ याद नहीं था। तुम्हारे बारे में, शादी के बारे में, सब कुछ मेरा इरादा नहीं था। मैं बस मुझे पता है। जी, किंग हुआन ने सब बताया। याददाश्त जाना, सिलेक्टिव एमनेशिया, मानसिक सदमा, मेडिकल वजहें हैं। लॉजिक भी सही है। तो फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे एक याद नहीं कहने से मैं ये 5 साल भूल जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मैंने उसकी आंखों में देखा। एक शब्द न कह पाया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसने एक गहरी सांस ली। जियांग चेन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। नफरत करना बहुत थकाने वाला है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। बस समझ नहीं आता तुम्हारा सामना कैसे करूं। इसलिए खास तौर पर मुझसे मिलने मत आना। हम में से किसी का किसी पर कोई हक नहीं। इतना कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। 2 कदम चलकर वो रुकी और पीठ घुमाकर बोली, और एक बात, मैं कॉफी नहीं पीती। मैंने पेई यानरान को जाते देखा और वो कॉफी डस्टबिन में फेंक दी।
रात को मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे हुए बस उसकी वो ठंडी नजरें याद थीं। उसने कहा वो नफरत नहीं करती, पर उसने मुझे माफ भी नहीं किया। उसकी नजर में मैं अब एक ऐसा इंसान था जिससे मिलना जरूरी नहीं। मैंने फोन उठाया, तांग क्यू का नंबर निकाला। मेरे लिए पता करो उसका आने वाला शेड्यूल क्या है। 5 मिनट बाद तांग क्यू ने सवालिया निशान भेजा। मिस्टर जियांग, मैंने झेंपते हुए हल्की खांसी की। मैंने इरादा बदल लिया। क्या तुम चेक करोगे? अगली सुबह तांग क्यू ने मेरे फोन पर एक रिपोर्ट भेजी। वो पेई यानरान का इस हफ्ते का शेड्यूल था। रिपोर्ट देखते हुए मेरी उंगली स्क्रीन पर रुकी। गुरुवार, अनाथालय। आज ही तो गुरुवार है। मैंने बिना देर किए सीधे अनाथालय की ओर गाड़ी चलाई। वहां पहुंचकर मैं गाड़ी में बैठकर उसे बच्चों के साथ खेलते देखता रहा। वो जमीन पर बैठी एक छोटी बच्ची के साथ ब्लॉक्स जोड़ रही थी। उसकी वो मुस्कुराहट मेरी यादों की किसी धुंधली तस्वीर से मेल खा रही थी। मुझे वो मुस्कान याद है, सच में याद है। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, बस दूर से उसे और बच्चों को मस्ती करते देखता रहा। एक छोटा केक बांटते हुए वो बहुत खुश दिख रही थी। कल पेई हाउस के बाहर से बिल्कुल अलग, तो वो दूसरों के सामने मुस्कुराती भी है। जब उसकी गाड़ी अनाथालय से निकली तब मैंने उसका पीछा किया। पेई यानरान घर नहीं गई, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में गई। मैं उसके पीछे एक पुराने इलाके में रुका। वो एक वाद्य यंत्र की दुकान में गई। मैं गाड़ी में 40 मिनट तक इंतजार करता रहा। जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक लंबा बॉक्स था। वो वायलिन का केस था। उसने वायलिन को सावधानी से बगल वाली सीट पर रखा। जैसे ही वो झुककर उसे रख रही थी, उसकी नजर अचानक सड़क पार मेरी गाड़ी पर पड़ी। सड़क के उस पार हमारी नजरें मिल गईं। वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर सीधी खड़ी होकर मुझे देखने लगी, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं गाड़ी से उतरा और उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा वाद्य यंत्र। उसने मेरी ओर देखा। सतह थोड़ी चिपचिपी हो गई थी। सतह पर कुछ बारीक दरारें थीं। पैनल थोड़ा खुल गया था। चाओ अंकल ने इसे फिर से चिपका दिया और साथ ही नए तार लगा दिए। उसकी आवाज बहुत सपाट थी, जैसे किसी आम दोस्त से बात कर रहा हो, पर वाद्य यंत्र पकड़े हुए उसकी उंगलियां हल्की सी कस गईं। मैंने उस बारीकी को पकड़ लिया। क्या मैं देख सकती हूँ? वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने वाद्य यंत्र मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने केस के अंदर देखा। वहां कुछ शब्द खुदे हुए थे। मेरी उंगलियां अचानक जम गईं। यार, यानरान का संक्षिप्त रूप था। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। तुम्हारे पहले श्रोता ने दिया था। तुमने खुदा है। मैंने उन शब्दों को देखा। मैंने खुदा है, मुझे याद नहीं। उसने वाद्य यंत्र वापस ले लिया और उसे बगल वाली सीट पर रख दिया। दरवाजा बंद किया, फिर मेरी ओर मुड़कर पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने होंठ सिकोड़े। मुझे नहीं पता, बस तुम्हें देखना चाहती थी। वह चुप रहा। हवा चली, जिससे उसके बाल थोड़े बिखर गए। उसने उन्हें कान के पीछे किया। अब तो देख लिया, अब फिर क्या? मैं रुकी। क्या कल भी अनाथालय जाओगे? उसने मेरी ओर देखा। उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था। हाँ, तो मैं कल फिर आऊंगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर मना भी नहीं किया। वह गाड़ी में बैठ गया। खिड़की आधी खुली थी। उसकी आवाज अंदर से आई, जियांग चेन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं हमदर्दी नहीं जता रहा, मैं बस आना चाहता था। वो फिर कुछ नहीं बोली। गाड़ी धीरे से सड़क से बाहर निकली। मैं वहीं खड़ा रहा, उसे मोड़ पर ओझल होते देखता रहा। जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। उसका मैसेज था, कल 10 बजे। मैं उन शब्दों को देखती रही और सड़क किनारे मुस्कुरा दी। मैंने फोन जेब में रखा और घर जाने लगी। तभी अचानक फोन फिर बजा। तांग क्यू का फोन था। मिस्टर जियांग, तांग क्यू ने धीमी आवाज में कहा, ईस्ट 3 में है। पेई जिंगक्सिंग। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। कौन है वो? तांग क्यू थोड़ा रुका और बोला, वो पेई भाई हैं, पेई यानरान के कजिन। वो जू जिंगयून से क्यों मिला पता नहीं, पर मुझे कुछ पुरानी बातें पता चली हैं। 5 साल पहले जब पेई यानरान की माय पावर में थीं, उन्होंने पेई जिंगक्सिंग के पिता को बोर्ड से निकाल दिया था। तब से दोनों परिवारों में बातचीत बंद है। साफ शब्दों में कहूँ तो पुरानी दुश्मनी है। मैंने फोन पकड़ा। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। जू जिंगयून और पेई यानरान का कजिन, इन दोनों का साथ आना। साफ है कि उनका निशाना कौन है। क्या पता चल सकता है वो क्या कर रहा है? नजर रखो उस पर। कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। अगली सुबह 9:30 बजे मैं ऑर्फनेज के गेट पर पहुंची, हाथ में एक गरम लाटे लेकर, चीनी और दूध के साथ, और साथ में एक सैंडविच भी। मैं तय समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया और दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगा। 9:50। एक सफेद पोर्श कार दरवाजे पर रुकी। उसने आज गुलाबी रंग का कोट पहना था, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाई थी और चांदी के झुमके पहने थे। वो कार से उतरी। मेरे हाथ में कॉफी और पेपर बैग देखा। आज सैंडविच भी लाया हूँ।
कहीं तुम्हें भूख न लगे। उसने कॉफी और सैंडविच ले लिया, एक नजर नीचे देखा, कुछ नहीं बोला, पर उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसने खाया नहीं, बस हाथ में पकड़ा और आंगन की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे गया। अनाथालय की गतिविधियां कल जैसी ही थीं। बच्चों को किताबें पढ़ाना, ब्लॉक्स जोड़ना और नाश्ता करना। वो पूरी तरह मग्न थी, जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ घुल मिल गई। धीरे खाओ, अभी बहुत है। मैं पास में फल बांटने में मदद कर रहा था, पर मेरी नजरें उसी पर थीं। नाश्ते का समय खत्म हुआ। बच्चों को दोपहर की नींद के लिए ले जाया गया। वो आंगन के झूले पर बैठी और आखिरकार सैंडविच खोला। एक बाइट ली। मैं पास वाले झूले पर बैठ गया। कल तुमने कहा था कि मैं शू जिंगयुन से बचूं। मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने आगे पूछा। और तुम्हारे उस चचेरे भाई का क्या? सैंडविच चबाते हुए वो अचानक रुक गई। कुछ सेकंड बीते, तब उसने धीरे से निगला। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। आवाज अजीब तरह से शांत थी। तुमने उसकी जांच की? मैंने जांच नहीं की, बस किसी ने उसे शू जिंगयुन से मिलते देखा। वो काफी देर तक चुप रही। हवा चली, झूला धीरे से हिला। फिर वो बोला, पेई जिंगक सिंह मेरे ताऊ का बेटा है। आवाज बहुत धीमी थी। 5 साल पहले जब उसके पिता को बोर्ड से निकाला गया तो उसे लगा कि हम उसके कर्जदार हैं। मैंने फिक्र से पूछा, क्या उसने तुम्हें परेशान किया? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर मेरी आंखों में देखा। वो खुलेआम कुछ नहीं करेगा, पर अगर उसने किसी से हाथ मिला लिया तो कुछ भी हो सकता है। मेरा दिल बैठ गया। उसे पता है, उसे सब कुछ पता है। तुम्हें पता है वो जू जिंगयून से मिला था, पर मुझे अंदाजा था कि वो मिलेंगे। जू जिंगयून मुझसे नफरत करती है, पेई जिंगक सिंह भी मुझसे नफरत करता है। दो नफरत करने वाले जब साथ हों तो वो मेरा जन्मदिन तो नहीं मना रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई, पर मैं हंस नहीं पाई। अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। उसने आधा खाया सैंडविच वापस लपेटा। मुझे गिराने के लिए उनमें इतनी औकात होनी चाहिए। उसकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे उसे उन दोनों की कोई परवाह न हो, पर मैंने देखा कि उसकी उंगलियां कस गई थीं। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाल कर देखा, तांग क्यू का मैसेज था। मिस्टर जियांग, कानूनी मालिक कोई अनजान व्यक्ति है, पर शेयर्स की जांच करने पर असली मालिक वही निकला। इस नई कंपनी ने कल ही पेय ग्रुप को एक अधिग्रहण प्रस्ताव भेजा है। वो पेय ग्रुप का एक हिस्सा खरीदना चाहता है, और वो हिस्सा तुम्हारे सभी शोज को हैंडल करने वाली सब्सिडियरी कंपनियों का है। मैं स्क्रीन को देखती रही, मेरी आंखें फैल गईं। मैंने ऊपर उसकी ओर देखा। वो अपना फोन देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी थीं। साफ था कि उसे भी खबर मिल गई है। मैसेज पढ़ने के बाद उसने फोन रखा और मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जियांग चेन, क्या आज दोपहर तुम फ्री हो? हाँ, मैंने सिर हिलाया। तो फिर मेरे साथ एक जगह चलो। कहाँ? वो उठा और अपने कपड़ों की धूल झाड़ने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जाहिर है अपने प्यारे भाई से मिलने। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, वो मुड़ा और बाहर खड़ी कार की ओर चल दिया। पेई यानरान ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। खड़े क्या हो? चलो भी। मैं जल्दी से बगल वाली सीट पर बैठ गया। कार तेजी से आगे बढ़ गई। हवा से उसके चेहरे के बाल उड़ रहे थे। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। वो बहुत शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा शांत। तुम उससे क्या कहोगे? क्या कहना है कि मुझे सब पता है, जो वो पीठ पीछे खेल खेल रही है? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं थोड़ा उलझन में था। मतलब? उसने नई कंपनी बनाई, अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा। ये सब कानूनी बिजनेस मूव्स हैं। अगर मैं उससे लड़ने गया तो वो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाएगी कि मैं एक छोटी सोच वाली बहन हूँ जो अपनों को बिजनेस नहीं करने देना चाहती। वो थोड़ा रुका। इसलिए मैं अधिग्रहण पर बात नहीं करूंगा। तो फिर हम उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे एक तोहफा देने। तोहफा? कंपनी खोलने की बधाई देने। मैं दंग रह गया। फिर मुझे समझ आया कि वो क्या करना चाहता है। मैं भी सीट पर टेक लगाकर मुस्कुरा दिया। तुम सच में बहुत चालाक हो। उसने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। गाड़ी एक नई ऑफिस बिल्डिंग के नीचे रुकी। मैंने ऊपर देखा। यह बिल्डिंग पेई कल्चरल हेडक्वार्टर के ठीक सामने थी, बस एक सड़क पार, बिल्कुल चेयरमैन के ऑफिस की खिड़की के सामने। ये जगह चुनना साफ तौर पर एक चुनौती थी। वो गाड़ी से उतरी और डिग्गी से एक सुंदर गिफ्ट बैग निकाला। फिर वो ऑफिस लॉबी में गई। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर ठिठकी, मिस पेई, आप यहाँ कैसे? पेई यानरान बड़ी शालीनता से मुस्कुराई। अपने कजिन से मिलने आई हूँ। सुना है उनकी नई कंपनी खुली है, तो बधाई देने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने ऊपर फोन किया। फोन रखने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए।
मिस्टर पेई ने आपको बुलाया है 16वीं मंजिल पर। शुक्रिया, पेई यानरान ने मुस्कुराकर कहा और गिफ्ट बैग लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ी। मैं उसके पीछे गई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसकी वह प्यारी मुस्कान गायब हो गई। अभी तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कैसी एक्टिंग? एक अच्छी बहन जैसी। वो चुप रही, पर लिफ्ट के शीशे में मैंने उसकी आंखों में ठंडक देखी। 16वीं मंजिल आ गई। कॉरिडोर के अंत में एक आलीशान ऑफिस था। बिना रुके वो सीधे अंदर चली गई। पेई जिंगकिन करीब 30 साल का था। उसकी आंखों में चालाकी थी। पेई यानरान को आते देख वह तुरंत मुस्कुराया और उसका स्वागत करने खड़ा हुआ। यानरान, तुम यहाँ कैसे? बताया भी नहीं तुमने। मैं तैयारी करवाता हूँ। वो मुस्कान जरूरत से ज्यादा थी। साफ दिख रहा था कि नकली है। पेई यानरान भी मुस्कुराया, उससे भी ज्यादा सच्ची मुस्कान। भाई देखिए, नई कंपनी जैसी बड़ी बात, और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो कहीं और से पता चला, तो बस आपको बधाई देने आ गया। उसने गिफ्ट बैग डेस्क पर रखा, बड़ी नरमी से, बड़े सलीके से। तुम बहुत औपचारिक हो रहे हो। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, दिखावे की जरूरत नहीं। छोटी मोटी चीजें, ये सजावट, ये इलाका, ये कुछ भी छोटा नहीं लग रहा। भाई, लगता है आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अरे नहीं, नहीं, पेई ग्रुप के मुकाबले कुछ भी नहीं। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जैसे उसने मुझे अब देखा हो। ये कौन है? मेरा दोस्त जियांग चेन। यानरान ने लापरवाही से परिचय दिया, जैसे मैं कोई मामूली इंसान हूँ। मेरा नाम सुनकर पेई जिंगकिन की आंखों में हल्की हलचल हुई, पर वो तुरंत सामान्य हो गया। मिस्टर जियांग, हाथ आगे बढ़ाते हुए, मिलकर खुशी हुई। इंटरनेशनल म्यूजिशियन, बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने हाथ मिलाया। शुक्रिया मिस्टर पेई। उसने मुझे गौर से देखा। उसकी नजरों में परख और अंदाजा था। उसने हाथ हटाया और फिर यानरान को देखा। यानरान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरे पर चिंता लाते हुए। क्या फिर से रात भर जागे? सेहत जरूरी है, ज्यादा दबाव मत लो। बहुत अच्छे। उसे अचानक कुछ याद आया। वैसे सुना है आजकल तुम्हारा शू परिवार से काफी मेलजोल है। मेरा दिल बैठ गया। उसने खुद यह बात छेड़ी। पेई यानरान की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं था। भाई, आपकी खबरें तो बहुत तेज हैं। दुनिया बहुत छोटी है। खबर न मिले ये मुश्किल है। मैंने देखा उसकी नजरें तेजी से मेरे चेहरे पर घूमी। जिंग सिटी में शू परिवार काफी रसूखदार है। उनके साथ डील करते हुए सावधान रहना ही बेहतर है। वो इसे नेक सलाह की तरह कह रहा था, पर मैं समझ सकती थी। वो पेई यानरान को इशारा कर रहा था कि मुझे पता है तुम किसके साथ हो, और ये भी कि तुम्हारे साथ वाली का शू परिवार से रिश्ता है। पेई यानरान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाई सही कह रहे हैं, अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। फिर कभी साथ खाना खाएंगे। इतना कहकर वह मुड़कर चला गया। मैं उसके पीछे गई। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेई जिंगशिंग अपनी मेज के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब थी। उसकी नजरें सर्दियों की धार जैसी ठंडी थीं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या तुमने महसूस किया? वो यहाँ बिजनेस की जंग लड़ने नहीं आया था। वह बस ये बताने आया था कि उसे पता है तुम क्या कर रहे हो, और ये भी कि तुम किसके साथ हो। पेई यानरान चुप रहा, पर उसकी उंगलियां धीरे से भिंच गईं। हम हॉल से बाहर निकले और उसकी कार में बैठे। उसने तुरंत गाड़ी नहीं चलाई, बल्कि सीट से टिककर विंडशील्ड के बाहर उस पेशी एंटरटेनमेंट हेडक्वार्टर की ऊपरी खिड़की को देखता रहा। वो उसका ऑफिस है। उसने जानबूझकर कंपनी मेरे सामने खोली, ताकि मैं जब भी ऊपर देखूं तो उसका बोर्ड दिख जाए। तुम्हें पता है वो क्या चाहती है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर एक ऐसी बात कही जिससे मैं सिहर गया। वो चाहती है कि मेरी माँ ने उसके पिता को बोर्ड से निकाला था, वही दोबारा हो। बस इस बार बाहर निकलने वाला मैं हूँ। गाड़ी में कुछ पल सन्नाटा रहा। मैंने पूछा, तो तुम क्या करने वाली हो? वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की। मैं पैसेंजर सीट पर टिका था। उसका शांत चेहरा देख रहा था। ये औरत मेरी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसे मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो साथ खड़ा रहे, ताकि जब वो वार करे तो कोई रुकावट न बने। उस रात मैं अपार्टमेंट लौटा, सोफे पर बैठा। दिमाग में बार बार पेई जिंगहेंग के ऑफिस वाला सीन चल रहा था। उसकी वो बात, शू जिंगयून को तुम्हारे उस दोस्त में दिलचस्पी है, मेरे कानों में गूंज रही थी। पेई जिंगहेंग ने ये बस ऐसे ही नहीं कहा। उसने जानबूझकर पेई यानरान को सुनाया। वो उसे बता रही थी कि मुझे पता है तुम्हारे साथ कौन है, और ये भी कि कौन तुम्हें हटाना चाहता है। मैंने फोन उठाया और तांग क्यू को मैसेज किया, पता लगाओ शू जिंगयून और पेई जिंगक सिंह कैसे मिले, कब मिले, क्या किसी ने बीच में मदद की? कुछ मिनटों बाद तांग क्यू का जवाब आया, ठीक है, वैसे जियांग सर, एक बात बताना भूल गया। आज दोपहर जब आप नहीं थे तो अपार्टमेंट में एक पार्सल आया है। भेजने वाले का नाम था मिस जू।
मैं स्क्रीन को देखती रही, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जू जिंगयून को मेरा पता मालूम है। इससे पहले कि मैं जवाब देती, एक और मैसेज आ गया। मैंने पार्सल नहीं खोला, उसे तुम्हारे जूते रखने वाले रैक के नीचे रखा है। मैं उठकर दरवाजे तक गई। वाकई वहां एक छोटा सा डिब्बा था। मैं नीचे झुकी और पार्सल खोला। अंदर एक काला मखमली बॉक्स था। ढक्कन खोला तो अंदर एक जोड़ी कफलिंग्स थे। नीचे एक कार्ड रखा था। उस रात के फूल कुचल दिए गए थे। तो ये कफलिंग्स तुम्हारे लिए। अगली बार जब मिलें, उम्मीद है तुम इन्हें पहने होगी। जू जिंगयून। मैं काफी देर तक उस कार्ड को देखती रही। उसने मुझे कफलिंग्स भेजे। पेई जिंगक्सिंग ने पेई यानरान के सामने उसका जिक्र किया। ये दोनों लोग एक सामने है, एक पर्दे के पीछे, जैसे मिलकर कोई खेल खेल रहे हों। और इस खेल के मोहरे सिर्फ मैं और पेई यानरान नहीं हैं। मैंने बॉक्स बंद किया, उसे टेबल पर रखा और तांग क्यू को जवाब दिया, पार्सल मिल गया है। पेई जिंगक्सिंग की जांच जारी रखो, जितनी गहराई से हो सके। फोन रखकर मैं सोफे पर टिक गई और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह मैं 40 मिनट पहले ही अनाथालय पहुंच गई। हाथ में एक गरम लाते और एक सैंडविच था। पर आज मैंने एक और काम किया था। मैंने तांग क्यू से रात भर में पेई जिंगक्सिंग की पूरी डिटेल तैयार करवाई। उसे प्रिंट करके एक भूरे लिफाफे में रखा। जब उसने गाड़ी बाहर रोकी, मेरे हाथ का लिफाफा देख उसने भौहें सिकोड़ी। ये क्या है? तुम्हारे कजिन का बायोडाटा। मैंने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। मैंने पूरी रात जांच करवाई कि उसके नाम पर कितनी कंपनियां हैं, पैसा कहां से आया और पिछले 3 महीनों में वो किससे मिला, सब इसमें है। उसने लिफाफा लिया पर तुरंत खोला नहीं, बल्कि मेरी तरफ देखा। तुमने उसकी जांच क्यों की? क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है और मैं तुम्हें अकेला नहीं लड़ने दे सकती। वो मुझे देखता रहा, हाथ में वो भारी फाइल लिए। 2-3 सेकंड चुप रहा, फिर उसने लिफाफा बैग में रखा और हल्का सा मुस्कुराया। शुक्रिया। आवाज धीमी थी पर मैंने सुन लिया। उस दिन अनाथालय में जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था तो पहले से ज्यादा रिलैक्स था। मैं पास की बेंच पर बैठी सैंडविच खा रही थी। झूला धीरे धीरे झूल रहा था। पेड़ों से धूप छनकर आ रही थी। हवा में धूप और बिस्किट की खुशबू थी। मैंने देखा वो नीचे झुका हुआ एक बच्ची को पजल सिखा रहा था। उसकी पोनीटेल हिल रही थी। वो वैसा नहीं था जैसा मुझे याद था, पर मैं उसे धीरे धीरे फिर से जान रही थी। उस दोपहर उसने उस मामले का जिक्र नहीं किया, नहीं पूछा कि मैं उसकी मदद क्यों कर रही हूँ। बस जब मैं जा रही थी तो अनाथालय के गेट पर खड़ा होकर उसने मुझसे बस इतना पूछा, कल फिर आओगी? हाँ, तो मेरे लिए एक आइस कॉफी लाना। मैं ठिठक गई। तुम्हें ठंडी चीजें पसंद नहीं थी? उसने सिर झुकाया। आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। तुमने कहा था ना कि तुम धीरे धीरे मेरी आदतें याद कर लोगी। इतना कहकर वो मुड़ी और कार में बैठ गई। मैं अनाथालय के गेट पर कुछ सेकंड मुस्कुराता रहा। फिर मैंने फोन उठाया और उस औरत को मैसेज किया, कल तुम्हारे लिए ठंडी चीजें लाऊंगा। उसने जवाब नहीं दिया, पर मैंने देखा कि उसकी सफेद पोर्श चौराहे पर एक पल रुकी और फिर मुड़कर ओझल हो गई। कार की खिड़की से मुझे धुंधला सा दिखा कि वो सिर झुकाए फोन देख रही थी। उस दिन अनाथालय से लौटने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा और पेई जिंगक्सिंग की उस फाइल को 3 बार गौर से पढ़ा। तांग क्यू बहुत बारीकी से काम करता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन और फंड ट्रांजैक्शन के अलावा उसने एक और लिस्ट दी थी, पेई जिंगक्सिंग की पिछले 3 महीने की एक्टिविटी। किससे मिला, कहाँ गया, यहाँ तक कि किसी रात उसने किस रेस्टोरेंट में डिनर दिया। सब कुछ साफ साफ लिखा था। एक लाइन पर नजर पड़ते ही मेरी उंगली रुक गई। 3 महीने पहले पेई जिंगक्सिंग शहर के बाहर एक प्राइवेट अस्तबल में शू जिंगयून के पिता शू मिंगयुआन से मिला था। मुलाकात करीब 40 मिनट चली। शू मिंगयुआन, शू जिंगयून के पिता। तांग क्यू की तरफ से 2 सेकंड की खामोशी रही। मैं सुनकर मैंने माथा सिकोड़ा। तो तुम्हारा मतलब है कि शू परिवार उसकी मदद कर रहा है? मैंने फोन काट दिया और काफी देर सोफे पर टिका रहा। पेई जिंगक्सिंग ने शू परिवार को साथ लिया है। शू जिंगयून और मेरे बीच अनबन रही है। शू मिंगयुआन यह नहीं जानता होगा। उसका पेई जिंगक्सिंग में पैसा लगाना दिखाता है कि यह सिर्फ बेटी का बदला नहीं है। वो खुद भी चाहता है कि पेई जिंगक्सिंग पेई यानरान के खिलाफ खड़ा हो। ये ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। और पेई यानरान अभी भी शतरंज की बिसात पर है। दुश्मन की अगली चाल का इंतजार कर रहा है। मैं खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया और बाहर रात के अंधेरे को देखा। वो इंतजार कर सकता है। अगली सुबह मैं अनाथालय नहीं गया, बल्कि एक जगह गया, जिंग शहर के बाहरी इलाके का सेंट जॉन चर्च। मेरी यादों में ये पहली बार था जब मैं खुद यहाँ आया। पहले की धुंधली यादें बस अचानक से उभर आई थीं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर सन्नाटा था। बस आगे की पंक्ति में काले कपड़ों में एक बुजुर्ग महिला थी जो सिर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी। मैं दबे पांव
पीछे की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अपने दिमाग में इस जगह की यादें ढूंढने लगा, पर कुछ याद नहीं आया। जब मैं जाने ही वाला था तभी एक बूढ़ी आवाज पीछे से आई, तुम झांग चेन हो ना? मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर ग्रे शर्ट पहने एक बुजुर्ग खड़े थे। आप कौन हैं? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। नाम झो है। बुजुर्ग पास आए। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगा। तब याद आया कि तुम्हें पहले देखा है। आपको मैं याद हूँ? मैं चौंक गया। हाँ, याद है, 5 साल पहले तुम्हारी शादी यहीं हुई थी। मैनेजर झो मेरे पास बैठे। तुम क्या जानना चाहते हो? उस दिन की शादी 7 से 7, 3 से रात 8 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। उस दोपहर दूल्हा और दुल्हन साथ आए थे। फिर क्या हुआ? रस्म शाम 6 बजे शुरू हुई। चर्च में सफेद लिली सजे थे। जैसे ही दुल्हन आई, सब एकदम शांत हो गए। तुम इतने घबराए थे कि ठीक से बोल नहीं पाए। आदमी थोड़ा रुका, फिर स्टेज गिर गया। मेरा खून जम गया। बिना किसी चेतावनी के पूरा मेन स्टेज ऐसे ही ढह गया। दुल्हन तुम्हारे सबसे करीब थी। उसने तुरंत तुम्हें बचाने की कोशिश की। तुम्हें बस खरोंच आई, पर वो बेहोश हो गई। जब एम्बुलेंस आई, डॉक्टर ने कहा दोनों ठीक हैं। वो सदमे की वजह से बेहोश हुई थी। फिर क्या? तुम दोनों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। मैं गेट तक गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं पता। मैनेजर खड़ा हो गया। आगे की बात उसने मेरे कंधे थपथपाए। तुम्हें अपने करीबियों से पूछना होगा, मैं तो बस एक चौकीदार हूँ। मैं चिल्लाया। चलते हुए फोन निकाला। तांग क्यू ने तुरंत फोन उठाया। तांग क्यू, मेरे और यान रान के बीच जो हुआ तुम्हें पता है ना? दूसरी तरफ 5 सेकंड सन्नाटा रहा। पे यान रान से मेरी आखिरी मुलाकात। तांग क्यू की सांसें तेज हो गईं। वो काफी देर चुप रहा। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। मैं हंसा, एक ठंडी हंसी। तुम सबको यही लगता है। तांग क्यू ने जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से में बोला, क्यों? तांग क्यू की आवाज भी भारी हो गई। मैंने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ? मैंने आंखें बंद की। सबने मुझसे झूठ बोला। मैंने आंखें खोली, सामने की सड़क देखी और गाड़ी चलाकर जियांग सिटी गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और सीधे गेट के अंदर घुसा। रिसेप्शन वाली लड़की मुझे देखकर दंग रह गई। मिस्टर जियांग? मैं नहीं रुका। लिफ्ट ली और टॉप फ्लोर दबाया। मैं जियांग जियुआन के ऑफिस में घुसा। सब ने मुझसे सब कुछ छुपाया। मुझे कुछ नहीं पता था। जियांग साहब टेबल पर फाइलें देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके हाथ का पेन रुक गया। तुम यहाँ कैसे आए? मैं बिना बैठे सीधा बोला, शादी की सारी तैयारी आपने की थी। गवाह के तौर पर आपका नाम था। पेमेंट के कागजों पर आपके साइन थे। तो जब मैं पेई यानरान को भूल गया, तब आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? उन्होंने पेन रखा और मुझे देखते रहे। तुम्हें सब पता चल गया? जियुआन ने आंखें बंद की। हादसे के बाद उसे प्लेन में भेजा गया। उसकी माएं खुद उसे ले गई थीं। मुझे लगा उसने बेहतर जिंदगी चुनी। तुम्हारे बजाय सब कुछ बदल गया था। जागने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं था। डॉक्टर ने कहा सदमे की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मुझे लगा ये खुदा की मेहरबानी है। मेहरबानी? मेरा बिजनेस डूब रहा था। उसने 5 साल तक जो कुर्बानियां दी, उसे आपने धोखा कहा और खुद इंग्लैंड जाकर जियांग सिटी को फिर से खड़ा किया। आपके करियर की हर कामयाबी उसकी मेहनत का नतीजा थी। आपको लगा उसने मुझे छोड़ दिया, पर असल में वो पूरे परिवार का बोझ उठा रही थी। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। सोंग हुइलान ने मुझे देखा और उनके हाथ से चाय गिर गई। चेन, शांत हो जाओ। माए, उसे देखते ही आपकी मुस्कान गायब हो गई। इतनी औपचारिकता, जैसे कोई अजनबी हो। क्या आपको पछतावा नहीं? पेई यानरान तो चली गई, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसे उसकी माँ जबरदस्ती ले गई थी। एयरपोर्ट वाले दिन उसने मुड़कर मुझसे इंतजार करने को कहा। फिर उसे प्लेन में खींच लिया गया। मैंने अपनी आंखों से उसे जाते देखा। फिर जब मैं जागी तो मुझे कुछ याद नहीं था। सोंग हुइलान की नजरें डगमगाईं। जिसे आप धोखा समझ रहे थे, वो उसका बलिदान था। उसने इंग्लैंड में 5 साल तक आपका बोझ उठाया। आप 5 साल तक उससे नफरत करते रहे और मुझे तो नफरत करने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि मैं उसका नाम तक भूल गई थी। जियांग जियुआन ने मेज को कसकर पकड़ा। उंगलियां सफेद पड़ गईं। खामोशी बहुत भारी थी। तांग क्यू बाहर खड़ी थी। अंदर आने की हिम्मत नहीं थी, पर उसकी आंखें नम थीं। मैंने उसकी तरफ देखा। तांग क्यू ने एक गहरी सांस ली। शादी में हादसे के बाद तुम्हें और पेई यानरान को एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब वो बेहोश हुआ तो उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अस्पताल पहुंचकर ही उसने हाथ छोड़ा। तुम्हें बस खरोंचें आई थीं। तुम जल्दी होश में आ गई। उसकी हालत गंभीर थी। उस रात तुम पूरे समय उसके बिस्तर के पास रही। होश आने पर तुम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर उसकी माँ कुछ लोगों को लेकर आई और उसे सीधे अस्पताल से ले गई।
फिर तुम एयरपोर्ट तक उसके पीछे गई। बाकी बातें तुम्हें पता हैं। हम सबको लगा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे कि तुम उसे याद करो। हम बस तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे। मेरी रक्षा? मेरी आवाज भर आई। तुम उसे बचा रहे हो जिसे कुछ याद नहीं, जबकि वो बाहर इस भुलक्कड़ के लिए 5 साल तक लड़ा है। अचेन! मैं मुड़ा और दरवाजे की ओर चला। सॉन्ग हुई मुझे रोकना चाहती थी, पर मैं चुपचाप बाहर निकल गया। गाड़ी शहर की सीमा से बाहर निकली। मैंने तांग क्यू को फोन किया। पता लगाओ वो अभी कहाँ है। मिस्टर जियांग, मिस पे अभी ऑर्फनज में है। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ऑर्फनज की तरफ चल दिया। फोन पर तांग क्यू का मैसेज आया। मैंने देखा और स्क्रीन बंद कर दी। अब मुझे बस एक ही जगह जाना था। जब मैंने उसे ऑर्फनज में पाया, वो घास पर बैठी थी, एक बच्ची के बाल बना रही थी। जब उसने मुड़कर मुझे देखा, उसकी मुस्कान एक पल के लिए रुकी, फिर गायब हो गई और वही जाना पहचाना चेहरा ले लिया। तुम यहाँ कैसे आए? मैं अपने पिता से मिला। वो चुप रही, पर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। 5 साल पहले पिताजी को लगा तुम मुझे छोड़ गई, इसलिए 5 साल मुझसे छुपाया। माँ 5 साल तक तुमसे नफरत करती रही। पे यानरान की पलकें कांपी। आखिरकार तुम्हें पता चला। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो खुद को रोक रही हो। मैं इंग्लैंड में रोज तुम्हारे वीडियो देखती थी। वियना हॉल में तुमने गूमेंग बजाया, वो धुन मैंने चुनी थी। 5 साल बीत चुके हैं। तुमने मेरे सबसे अच्छे 5 साल खो दिए। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। 5 साल पहले तुमने कहा था कि सिर्फ मुझसे शादी करोगे। मुझे 5 साल तक याद रहा, पर तुम्हें यह तक यादों के टुकड़े अचानक सामने आए। चर्च के अंदर घबराहट में मैं ठीक से बोल नहीं पाया। वो सफेद लिबास में आई। सब शांत हो गए। मुझे याद है, मैंने कहा तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। वो मुस्कुराई, इतना कि आंखें झुक गईं। फिर उसने मुझे चूमा, बहुत हल्का और छोटा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे वापस चूमा। यूनरान, अब मुझे छोड़कर मत जाना। हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, ठीक है ना? वो मेरे कंधे से लग गई, दबी हुई आवाज में बोली, मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी 5 साल से। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। तांग क्यू का मैसेज था। मिस्टर जियांग, पेई जिंगहेंग का अधिग्रहण अब रिव्यू प्रोसेस में है। शू मिंगयुआन ने निवेश बढ़ाया है, पहले से 3 गुना ज्यादा। पेई ग्रुप ने बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उसने कंधे से सिर उठाया और मेरी स्क्रीन देखी। पेई जिंगहेंगे अब घबरा रहा है। 3 गुना निवेश का मतलब है या तो उसे बड़ा सपोर्ट मिला है या वो रिव्यू से पहले गड़बड़ करना चाहता है। उसने मेरी शर्ट छोड़ी और मुझे देखा। तुम्हें कैसे पता चला? पेई जिंगहेंग की जो फाइल तुम्हें दी थी, उसकी एक कॉपी मैंने रखी थी। इन 2 दिनों में मैंने उसे पढ़ा। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर मुस्कुराया। तुम इतनी एक्टिव कब से हो गई? जब से तुमने कल सुबह 10 बजे का कहा। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आई। इस बार ये शक नहीं था, बल्कि यकीन था, जैसे कुछ पक्का हो गया हो। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग का मेरा एक प्लान है, लेकिन अभी उसने मेरी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, जैसे 5 साल पहले अस्पताल में मेरा हाथ पकड़ा था। अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उस रात उसने मेरा हाथ पकड़ा था और हम अनाथालय के बाहर बेंच पर बैठे थे। पेई जिंगक्सिंग बोर्ड मीटिंग में सब गड़बड़ करना चाहता है, तो मैं उसे उसकी अपनी ही गड़बड़ में फंसा दूंगी। सब्सिडियरी खरीदना तो बस पहला कदम है। उसका असली मकसद पेई ग्रुप का कंट्रोल पाना है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने ऑफिस ठीक मेरे सामने खोला है। जो सिर्फ एक कंपनी खरीदना चाहता हो, वो इतना किराया देकर ऑफिस नहीं लेगा। ये जंग की घोषणा है, कोई बिजनेस डील नहीं। तुम उसे बेनकाब कैसे करोगी? उस महिला ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उसे बेनकाब नहीं करूंगी, उसे खुद ही ऐसा करने दूंगी। तांग क्यू ने जो फाइल दी थी, क्या वो तुम्हारे पास है? मैंने सिर हिलाया। हाँ है। वो धीरे से मुस्कुराई। बहुत अच्छे। कुछ दिनों बाद मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। कुछ दिन बाद पेई ग्रुप हेडक्वार्टर का कॉन्फ्रेंस रूम। मैं समय से पहले पहुंच गया। तांग क्यू पास ही खड़ी फाइलों के साथ थी। वो घबराई हुई थी, पर उसकी आंखों में चमक थी। मिस्टर जियांग, आज के इस ड्रामे का मैं 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ। मैं चुप रहा। हाथ में पेई जिंगक्सिंग की फाइल थी। हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इन्वेस्टमेंट और हर मुलाकात का समय और जगह मुझे सब याद है। ये एक हथियार है और आज मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। बोर्ड मेंबर्स एक एक कर आने लगे और आखिरी में आया पेई जिंगक्सिंग। मुझे देखते ही उसकी नजरों में शक दिखा, पर जल्द ही छिप गया। यानरान, बहुत दिनों बाद मिले। तुम अब काफी बेहतर दिख रही हो। बैठो। बोर्ड मीटिंग शुरू हुई। पेई जिंगक्सिंग ने बात शुरू की। सब लोग, मैंने कुछ दिन पहले एक अधिग्रहण प्रस्ताव दिया था। लक्ष्य पेई एंटरटेनमेंट के तहत परफॉर्मेंस संभालने वाली सब्सिडियरी कंपनी है। यानरान, तुमने भी प्रस्ताव की शर्तें देखी होंगी। ये अधिग्रहण पेई एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। अलग संचालन से काम ज्यादा तेज होगा
और पेरेंट कंपनी का वित्तीय बोझ भी कम होगा। पेई यान रान चुप रही, बस उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। पेई जिंगक सिंह, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव देखा। एक छोटी सी समस्या है। प्रस्ताव में कानूनी प्रतिनिधि झो वेन है, लेकिन शेयर होल्डिंग देखने पर असली मालिक तुम ही हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। यान रान ने कागज मेज पर रखे। जिंगक सिंह ने उन्हें देखा और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ये बस एक छोटी सी गलती है, इससे अधिग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यान रान ने उसे नजरअंदाज किया। दूसरा सवाल, रणनीतिक निवेशक कौन है? जिंगक सिंह के माथे पर पसीना आ गया। यान रान मुस्कुराई। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैंने पता लगा लिया है। शू मिंगयुआन की 2 कंपनियों ने मिलकर निवेश किया है। जिंगक सिंह का चेहरा उतर गया। कमरे में लोग फुसफुसाने लगे। यान रान ने तीसरा कागज उठाया। उसकी आवाज अब भी शांत थी। तीसरा सवाल, तुम्हारे प्रस्ताव की तीसरी शर्त कि अधिग्रहण के बाद खरीदने वाले को संपत्ति पुनर्गठन का अधिकार होगा और बिजनेस दिशा बदल सकते हैं। इस पुनर्गठन में क्या क्या शामिल है? जिंगक सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैं किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। वो कंपनी खरीदना नहीं चाहता, बल्कि 15% हिस्सा चाहता है, ताकि इस 15% के दम पर पूरे पेई ग्रुप का कंट्रोल ले सके। पेई जिंगहेंग खड़ा हुआ। तुम्हें लगता है इतना काफी है मुझे रोकने के लिए? पेई यानरान अपनी सीट पर बैठा था। तुम्हें लगता है मेरे पास सिर्फ ये 3 फाइलें हैं? पेई जिंगहेंगी की नजरें सिकुड़ गईं। तांग क्यू ने फाइलें पेई यानरान को दी, फिर दरवाजे पर जाकर उसे खोला। बाहर 2 लोग खड़े थे, एक वकील और एक ऑडिटर। उन्होंने पिछले हफ्ते से तुम्हारी कंपनी का पूरा ऑडिट किया है, जिसमें पैसों का हेर फेर मिला है और असली मालिक ने शर्तें छुपाई हैं। ये गलत तरीके से अधिग्रहण है। और एक बात और। वो रुकी और मेरी तरफ देखा। मैं पेई यानरान के पास गया। पेई जिंगहेंग की आखिरी मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। जब तुमने मेरे पिता को बोर्ड से निकाला, तब मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पेई यानरान थोड़ा चिढ़ गया। मेरी माँ ने तुम्हारे पिता को निकाला क्योंकि उन्होंने 30 मिलियन गबन किए थे और 3 साल तक फर्जी खाते चलाए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पिता बेगुनाह थे? वो बेगुनाह नहीं थे। उन्होंने कानून तोड़ा था, इसलिए निकाले गए। मेरी माँ ने केस नहीं किया ताकि ताऊ जी की इज्जत बची रहे। तुम्हें लगा वो नाइंसाफी थी, इसलिए 5 साल नफरत की और ये सब प्लान किया। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। पेई जिंगहेंगी की आंखें फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता? जब मेरी माँ ने बोर्ड साफ किया था तो सारे ऑडिट रिकॉर्ड रखे थे। मैंने सब पढ़ लिया है। उसने बाकी डायरेक्टर्स की ओर देखा। सब लोग खरीदने वाले पेई जिंगक सिंह का बैकग्राउंड और दस्तावेजों की सारी कमियां मेज पर रखी हैं। अब आप सब वोट करें। उसने सीनियर डायरेक्टर्स से कहा। अधिग्रहण प्रस्ताव खारिज और जांच शुरू की जाए। किसी ने विरोध नहीं किया। पेई जिंगक सिंह बीच कमरे में खड़ा था, एक टूटी हुई तलवार की तरह। आंखों में वही अंधेरा था, पर धार अब खत्म हो चुकी थी। उसने मुझे और पेई यानरान को देखा। होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर वो थोड़ा रुका और पेई यानरान को देखा। तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? पेई यानरान ने नहीं देखा। तुमने जानबूझकर ऑफिस मेरे सामने खोला। अब जब मैं तुम्हारे बोर्ड को देखती हूँ तो बस तुम्हारी गड़बड़ियां दिखती हैं। पेई जिंगक सिंह चला गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। सन्नाटा छा गया। 7 डायरेक्टर्स पेई यानरान को देख रहे थे। उनके चेहरों पर कुछ ऐसा था जो मैंने पहले नहीं देखा था। डर नहीं, बल्कि राहत थी। मैं और पेई यानरान हेडक्वार्टर से बाहर निकले। सड़क के दूसरी तरफ पेई जिंगक सिंह की कंपनी थी। बोर्ड अभी भी वहीं था और शीशे धूप में चमक रहे थे। बोर्ड पर लिखा था जिंगक सिंह कल्चरल मीडिया, बड़े अक्षरों में, बिल्कुल नया, जैसे कल ही लगा हो। मैंने उस बोर्ड को देखा और गंभीरता से कहा, जांच शुरू होने के बाद या तो वो हार मान लेगा या सब बेचकर भाग जाएगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके होठों पर मुस्कान आई। ये बोर्ड 3 दिन में हट जाएगा। तब हर दिन ऊपर देखने पर वो मेरी तरफ मुड़ा। बस आसमान ही बचेगा। आंखों में बस नरमी थी। पेई यानरान बिल्डिंग से बाहर आया। मुझे देख वो मुस्कुराया। तुम आ गए। मैंने लाटे बढ़ाया। उसने लेकर नीचे देखा, बिना चीनी के। मुझे याद है। वो मुस्कुराया और कप को उंगलियों से छुआ। आखिरकार तुम्हें याद रहा। तांग क्यू का फोन आया। भाई पेई। सुनकर यानरान धीरे से हंसा। उसके दांत तो कब के टूट चुके थे, फिर भी आखिरी बार काटना चाहता था। मैंने सामने खाली दीवार को देखा। तुम सही कह रहे हो, ऊपर बस आसमान ही बचा है। वो मेरी तरफ नरमी से देखा। मैंने आगे कहा, पर 2 काम अभी बाकी हैं। मेरी माँ ने उसे 5 साल नफरत की। उसकी माँ ने उसे 5 साल दूर रखा। लिविंग रूम में चाय लेकर पहले पहला काम सुलझाना होगा। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है।
माए ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर से उसकी तरफदारी करने आए हो? तरफदारी नहीं कर रहा, बस सच बता रहा हूँ। 5 साल पहले वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसे उसकी माँ जबरदस्ती ले गई थी। एयरपोर्ट वाले दिन उसने मुड़कर चिल्लाया कि मैं रुकूं, फिर उसे प्लेन में खींच लिया गया। मैं पीछे भागा और बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। सोंग हुइलान का हाथ रुक गया। सब ऑफिस में क्या? आपको लगा उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए 5 साल नफरत की, पर उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने 5 साल ब्रिटेन में जियांग परिवार का बोझ उठाया, मेरे लिए रास्ता बनाया, मेरी मुश्किलें झेली। आपको लगा कि उसने खुद जाना चुना, पर उसे भेजा गया था। सोंग हुइलान ने चाय का कप कसकर पकड़ लिया। गलत इंसान से नफरत की। माए की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बस उसे जाते देखा। आप पूरी रात उसका नाम पुकारती रहीं। मेरी आवाज भी भर आई। कल मैं उसे घर खाने पर लाऊंगा। सोंग हुइलान ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। जियांग जीवान स्टडी से बाहर आया, मुट्ठियां कसकर बंद की। काफी देर खामोश रहा। उसने 5 साल जियांग परिवार का बोझ उठाया और मैंने एक शुक्रिया तक नहीं कहा। शादी की सारी तैयारी मैंने ही की थी। गवाह के तौर पर मेरा नाम था, पर शादी में हादसे के बाद मैंने 5 साल आपसे छुपाया। मुझे लगा मैं आपको बचा रहा हूँ, पर असल में मैं भाग रहा था। उसने पीछे से एक डिब्बा निकाला। ये आपको पहले ही दे देना चाहिए था, मेरी गलती थी। डिब्बा खुला। उसमें 5 साल पुरानी शादी की तस्वीरें थीं और एक वीडियो टेप का कवर था जिस पर लिखा था 8 जून, सेंट जॉन चर्च। वीडियो शुरू हुआ। वह सफेद लिबास में थी, लिली लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। मैं घबराहट में हकला रहा था, मैं तैयार हूँ। सब हंसे, वो भी हंसी, फिर दौड़कर मेरे गले लग गई। सब शोर मचा रहे थे, तालियां बज रही थीं। मैं बस उसे पकड़कर मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। यादें ताजा हो गईं, पर इस बार टुकड़ों में नहीं, पूरी तस्वीर थी। गहरे दबे राज खुल गए थे। शाम को पेई यानरान को फोन आया। उसने देर से उठाया। माए। पेई। यानरान की आवाज कांप रही थी। माए, आखिरकार आपने यह कह ही दिया। पेई की माँ थोड़ी रुकी। मैं पेई यानरान ने फोन काट दिया। वो देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। उसे पता भी नहीं चला कि मैं अंदर आ गया। काफी देर बाद मुझसे नजरें मिली और वो मुस्कुराईं। माए ने कहा कि तुम इसके काबिल हो, और कहा कि अब वो मेरे फैसले नहीं लेंगी, कि अब मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। बस यही एक बात जिसका उन्होंने 5 साल इंतजार किया। ये किसी भी माफी से ज्यादा असरदार था। अगले दिन मैं पेई यानरान को जियांगजिया ले गया। सुन हुइलान दरवाजे पर खड़ी थीं और यानरान को गौर से देख रही थीं। यानरान, मैंने 5 साल तक तुमसे नफरत की। मुझे लगा तुम चली गईं और आज चेन को छोड़ दिया, पर आज चेन ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पर तुमने मुड़कर इंतजार किया। सुन हुइलान ने आगे बढ़कर यानरान का हाथ थामा। यानरान, मेरी गलती थी। इन 5 सालों के दुख में मेरा भी हाथ था। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी मदद कर रही थी। मुझे माफ कर दो। यानरान की आंखों से खामोशी से आंसू बह निकले। यानरान, मैं तुम दोनों की शादी का कर्जदार हूँ। 5 साल पहले वाली शादी पूरी नहीं हो पाई थी। मुझे एक बार फिर तैयारी करने दो। इस बार ये शादी जरूर होगी। शादी के दिन सेंट जॉन चर्च में ओल्ड झो दरवाजे पर खड़े हमें देख रहे थे। तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने यहाँ 5 साल इंतजार किया। हर दिन दरवाजा खोलने से पहले उस स्टेज को देखता था, ये सोचकर कि तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं स्टेज पर खड़ा था। मेरी आवाज घबराहट से कांप रही थी। 5 साल पहले मैं घबराहट में बोल नहीं पाया था, पर इस बार मेरे पास बस एक बात है। पेई यानरान, मैं इस जीवन में सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। अब मैं तुम्हें किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुराई और आंसू उसकी मुस्कान में थे। मेरे पास भी बस एक बात है। आचेन, मैंने तुम्हारा 5 साल इंतजार किया। अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। बातें खत्म कर दोनों ने अंगूठियां बदली। वो अंगूठियां जो 5 साल पहले नहीं पहन पाए, आज आखिरकार पहन ली। झैंग हुइलान नीचे बैठी थीं। आंसू बह रहे थे, पर मुस्कान 5 साल पहले से ज्यादा सच्ची थी। पेई यानरान की माँ दूसरी तरफ बैठी थीं। कुछ नहीं कहा, बस बेटी को सफेद लिबास में देख रही थीं। मैंने उसका हाथ थामा। अब ऊपर देखकर क्या दिख रहा है? उसने सामने देखा, आसमान और हमारा खुशहाल भविष्य। शादी की पहली सुबह जब मेरी आंख खुली, पर्दों की दरार से धूप आ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, पर बिस्तर की दूसरी तरफ खाली था। मैं घबरा गया और झट से उठ बैठा। मैं नंगे पैर कमरे से बाहर भागा। लिविंग रूम और किचन में कोई नहीं था। फिर मेरी नजर बालकनी पर पड़ी। वो कुर्सी पर बैठी थी। सुबह की रोशनी उसके बालों पर थी। हाथ में गर्म पानी का कप था और वो दूर कहीं खोई हुई थी। मैं पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरी हरकत पर वो मुस्कुरा दी और पीछे झुककर मेरी बाहों में आ गई। मुझे जल्दी उठने की आदत है।
ब्रिटेन के उन 5 सालों में मैं रोज ऐसे ही जागती थी। इतनी जल्दी क्यों उठती थी? तुम्हारा इंतजार करने के लिए। मेरा क्या इंतजार? तुम्हारी परफॉर्मेंस वीडियो का, तुम्हारे नए एल्बम के आने का, और उस धुन का जो तुम गूमोम के लिए बजाते थे। वो रुकी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जागने के बाद मेरा पहला काम यही होता था कि तुम कहाँ हो। ये सुनकर दर्द हुआ, पर सुकून भी मिला। 5 साल वो रोज जागकर मुझे ढूंढती थी और मुझे उसका नाम तक याद नहीं था। मैंने झुककर उसके बालों को चूमा। अब जागने के बाद तुम्हें अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास सोया था। वो कुछ नहीं बोली, पर उसकी उंगलियों ने मेरी आस्तीन कस ली। एक आह भरी। किचन में मैंने उसके लिए दलिया बनाया। वो धीरे धीरे उसे पीने लगी। अचानक याद आया, जी किंगहुआन ने कहा था कि इंग्लैंड में उसने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पर काफी समय गुजारा था। उसे दलिया पीते देख मेरा दिल भर आया। धीरे पियो, जल्दी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। तुम पास खड़े घूर रहे हो, तो मैं जल्दी कैसे करूं? ठीक है। मैं नहीं देख रहा। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, पर मेरी नजर उसी पर थी। दलिया खत्म कर। उसने सुकून की सांस ली। फोन बजा। तांग क्यू का मैसेज था। चेन भाई, बहुत बधाई, शादी मुबारक हो। क्या तुम जाग गए? रात कैसी रही? पेई मिस का मूड कैसा है? नाश्ते में क्या खाया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दूसरा मैसेज आया। वैसे मिस्टर जियांग, अगले बुधवार शेनजेन में शो है। पेई मिस ने 3 साल बुक किए थे। अब आप शादीशुदा हैं, तो क्या शेड्यूल बदलना है? मैंने फोन पेई यानरान को दिया। तुमने मेरे 3 साल बुक किए हैं, अब इसका क्या होगा? उसने मैसेज पढ़कर हंस दिया। बीवी ने बुक किया हो तो शो कैंसिल नहीं होता। मैं बेबस था। तो क्या अब मैं तुम्हारा पालतू बन गया? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। शुरुआत में 52 लाख खर्च किए तुम्हें एक पुराने सपने के लिए बुलाने में। अब 3 साल का पैकेज ले लिया है। बताओ, क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? 3 साल में कुल कितने शो हुए? उसने हिसाब लगाया। लगभग 40 से ज्यादा। औसतन एक शो 1.5 लाख से भी कम का। तुम्हारी कीमत बढ़ गई है, पर मैंने अर्ली बर्ड रेट पर खरीदा। तुमने ये बिजनेस की बातें कब सीखी? ब्रिटेन में कंपनी चलाना सीखा था। हिसाब तो करना ही पड़ता है। वो थोड़ी रुकी। उसकी आवाज नरम हो गई। पर वो सारे शो मैंने खुद चुने थे। हर वेन्यू, हर धुन और ऑडियंस की हर सीट का लेआउट देखा था। तुमने देखा? जब मैं ब्रिटेन में थी, हर परफॉर्मेंस से पहले मुझे वेन्यू की एक रिपोर्ट मिलती थी। लाइट्स, साउंड और सुरक्षा सब चेक करने के बाद तभी मैं साइन करती थी। उसने मुझे देखा। आवाज और धीमी हो गई। मैं तुम्हारे साथ स्टेज पर नहीं आ सकी, पर यह पक्का किया कि स्टेज पर सब कुछ बेस्ट हो। 3 साल, 40 से ज्यादा शो। मुझे लगा वो सब किस्मत थी, पर हर शो के पीछे कोई था जिसने मेरे लिए हर तार चेक किया, हर साउंड सिस्टम देखा। तो तुम तब मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने मेरे चेहरे को छुआ। तब मेरी माँ तुम्हें नहीं समझती थी। जियांग परिवार में निवेश की एक शर्त ये थी कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। तभी तांग क्यू का मैसेज आया। जियांग दा, पेई यानरान ने मेरा फोन लिया और एक वॉइस मैसेज भेजा। शेंजन वाला शो तय है और अगले महीने से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ज्वाइंट नाम पर होंगे। जियांग चेन की फीस वही रहेगी, पर पेई लीगल अब डील नहीं करेंगे। अब जियांग चेन स्टूडियो साइन करेगा। तांग क्यू ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। पेई यानरान ने मेरा फोन लौटाया, मुस्कुराते हुए, तुम्हारी असिस्टेंट काफी दिलचस्प है। वो बस बोलती ज्यादा है, पर भरोसेमंद है। मुझे पता है, वरना उसे तुम्हारे पास नहीं रखती। क्या तांग क्यू को तुमने भेजा था? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम्हें लगता है एक मामूली म्यूजिक ग्रेजुएट एक छोटे बार से इंटरनेशनल स्टेज तक सिर्फ अपनी मेहनत से पहुंची? तो असल में हर कामयाबी के पीछे वो थी। चलो एक जगह चलते हैं। कहाँ? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज के गेट पर वो छोटी बच्ची जो खड़ी थी, सबसे पहले दौड़ कर आई। उसने पेई यानरान को गले लगाया। फिर मुझे देख उसकी आंखें फटी रह गईं। दीदी, ये भैया कौन है? पेई यानरान ने झुककर उसके सिर को सहलाया। ये मेरे पति हैं। बच्ची और भी हैरान हो गई। पति मतलब शादी हो गई? बच्ची ने पहले पेई को, फिर मुझे देखा, फिर सिर झुकाकर पूछा, दीदी आपके बाल सफेद क्यों हो गए? पेई यानरान एक पल के लिए ठिठकी। पास खड़े मेरा दिल बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि किसी का बहुत इंतजार किया, इसलिए बाल सफेद हो गए। बच्ची ने मासूमियत से कहा, तो अब से ये आपके साथ रहेंगे? रहेंगे ना? उन्होंने कहा, वो बाल काले कर देंगे। मैं झुककर बच्ची के सामने आया। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि दीदी वैसे ही बहुत सुंदर हैं। बच्ची खिलखिलाकर हंसी और बाकी बच्चों को बताने भागी कि वहां अचानक शोर मच गया। बच्चे घेरकर सवाल पूछने लगे।
पेई यानरान पास खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान थी। दोपहर में बच्चों के सोने के बाद मैं और यानरान आंगन के झूले पर बैठे थे। काफी समय बाद ऐसी शांति मिली थी। ब्रिटेन के उन 5 सालों में मैं बहुत व्यस्त था। बोर्ड मीटिंग्स और शो की तैयारी, और रोज तुम्हारे मैसेज देखना। मैंने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें मैसेज नहीं देखने पड़ेंगे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसने आंखें मूंदी। आदत हो गई है, इसे बदलने में समय लगेगा, तो धीरे धीरे बदल लो, कोई जल्दी नहीं। वैसे एक बात तुम्हें नहीं बताई क्या, मैं इस अनाथालय की मदद करती रही हूँ। पेई परिवार के नाम से नहीं, बल्कि अपने निजी नाम से। हर महीने पैसे और सामान भेजती थी। कपड़े, किताबें। ब्रिटेन में होने के कारण आ नहीं पाती थी, पर मदद कभी नहीं रुकी। ये बच्चे भी तुम्हारी तरह हैं, जिनकी किस्मत घर वालों ने तय की। मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुम्हारी तरह नतीजे के लिए 5 साल इंतजार करना पड़े। मैंने उसका चेहरा देखा। ये औरत खुद दुख सहकर दूसरों को बचा रही थी। तभी गेट पर कदमों की आवाज आई। मैंने देखा, वहां शू जिंगयून खड़ी थी। उसके हाथ में खिलौनों का बैग था और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। मैं दान करने आई हूँ। उसने यानरान और फिर मुझे देखा और सहज होने की कोशिश की। सुना है यहाँ सामान की जरूरत है, तो ले आई। यानरान उठी। चेहरा शांत था पर आंखों में ठंडक थी। मिस शू, दान करने आई हैं? पेई परिवार और वेन्यू का मामला, मैं अलग हो चुकी हूँ। ऐलान भी कर दिया। अब पेई जिंगहेंग से कोई रिश्ता नहीं। मिस्टर जियांग, पुरानी बातों के लिए माफी चाहती हूँ। मिस शू, दान के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, ट्रांसफर कर देती। आप खुद आई हैं ताकि मैं आपकी ईमानदारी देखूं, या आप चाहती हैं कि जियांग चेन देखे? तुम्हारे उन कफलिंग्स की मुझे परवाह नहीं। पेई जिंगहेंगे के साथ तुम्हारी मिली भगत मैंने संभाल लिया है। तुम्हारा बयान भी मैंने देखा। पर मिस जू, चैरिटी कोई पीआर स्टंट नहीं है। खिलौनों का बैग लेकर यहाँ खड़ा होना दयालुता नहीं है, इसे दिखावा कहते हैं। जू जिंगयून ने होंठ चबाए और बैग को कस कर पकड़ा। पेई यानरान ने उसे 2 सेकंड देखा, फिर मुड़कर झूले पर बैठ गई। तुम सामान रख सकती हो, पर अगली बार खुद आने की जरूरत नहीं। जू जिंगयून दरवाजे पर खड़ी रही। उसका चेहरा उतर गया था। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो सामान रखकर चली गई। उसकी रफ्तार आने से कहीं ज्यादा थी। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। पेई यानरान फिर से शांत हो गई। वो अब दोबारा नहीं आएगी। तुम्हारी वो बातें बोर्ड मीटिंग से भी ज्यादा सख्त थीं। बोर्ड मीटिंग एक जंग थी और ये सफाई थी। सफाई भी इतनी सफाई से करना तो पड़ेगा ही। अगर मैदान साफ न हो तो कुछ लोग उम्मीद लगाए रखते हैं। अब उसके पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारी बातों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें चुना। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी आई। मुझे पता है, पर उसकी मुस्कान छुप नहीं रही थी। वापसी के रास्ते में पेई यानरान ने अचानक माथा सिकोड़ा। मैंने तुरंत देखा। क्या हुआ? उसने अपने पेट को दबाया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक हूं मैं, बस आज मीठा ज्यादा खा लिया। क्या मीठा? मैं घबरा गया। वो इतना मीठा भी नहीं था। उसने मेरी ओर देखा। नहीं, तुम हो। तुम्हारी बातें इतनी मीठी हैं कि मेरा पेट नहीं सह पा रहा। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई और फिर मैं हंस पड़ा। पेई यानरान, तुमने फ्लर्ट करना कब सीखा? उसने आंखें बंद कर कहा। जब इंग्लैंड में बोर होती थी तो खुद ही प्रैक्टिस की। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाकर उसके पेट की मालिश की, धीरे से, ताकि उसे चोट न लगे। थोड़ा और धीरे। मैंने दबाव और कम कर दिया। तुम्हारी सेहत पूरी तरह कब ठीक होगी? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, पिछले साल से काफी बेहतर है। पिछले साल एक टुकड़ा ब्रेड खाने पर भी उल्टी होती थी, अब एक कटोरा दलिया पी पाना ही तरक्की है। पिछले साल एक टुकड़ा ब्रेड खाने पर भी उल्टी होती थी। मेरा दिल भर आया। वो दिन कितने मुश्किल रहे होंगे। वो इंग्लैंड में अकेली थी, एक तरफ कंपनी संभाल कर मेरा रास्ता बना रही थी और दूसरी तरफ अपनी बीमारी से लड़ रही थी। मैंने और नहीं पूछा, बस और भी धीरे धीरे मालिश करता रहा। वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गईं, सांसें सामान्य हो गईं। शुक्रिया चेन, कोई बात नहीं। एक पति का तो फर्ज है। उसके होंठ फिर से मुस्कुराए। ये बातें तो तुम बहुत सफाई से बोलते हो, तुमसे ही सीखा है। अपार्टमेंट लौटे तब तक शाम हो गई थी। वो कपड़े बदलने बेडरूम में गई और मैं लिविंग रूम में बैठ गया। तांग क्यू का एक और मैसेज आया। मिस्टर जियांग, अगले बुधवार शेन झेन वाले इवेंट के लिए वेन्यू कंफर्म हो गया है। लाइटिंग और साउंड सब ठीक है। मैंने पेई यानरान की साइन की हुई रिपोर्ट देखी। हर चीज पर रेड नोट्स लिखे हैं, यहाँ तक कि ऑडियंस सीटिंग का ढलान भी चेक किया है। ये औरत सच में आपसे? मैंने तांग क्यू को 2 शब्द लिखे, चुप रहो। तांग क्यू ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। मैंने फोन रखा और बेडरूम के पास गई। दरवाजा खुला था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसकी कमर का हिस्सा दिख रहा था, बहुत दुबला, इतना कि मुझे दुख हुआ। तभी मैंने देखा उसकी निचली कमर पर
एक छोटा सा निशान था। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे देखा हो। वो मुड़ा और देखा कि मेरी नजर उसकी कमर पर थी। पुराना जख्म है। उसने टी शर्ट को नीचे खींच लिया। शादी वाले दिन स्टेज गिर गया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए कूदी थी और लकड़ी के टुकड़े से कट गई थी। मैं पास गई और धीरे से उसकी टी शर्ट उठाई। निशान छोटा था पर उसका आकार अजीब था। जैसे ही मेरी उंगली छुई वो हल्का सा कांपा। तो ये मुझे बचाने का निशान है। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं लगने दूंगी। उसकी आंखें नम थीं। उसने मेरे चेहरे को छुआ। ठीक है। उसने अलमारी से एक पुरानी नोटबुक निकाली। पीला कवर और फटे हुए कोने। वो थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने मुझे दे दी। शायद तुम इसे देखना चाहो। मैंने उसे लेकर खोला। तारीख 5 साल पहले की 9 जून थी। उसके प्लेन से जाने का अगला दिन। उसमें लिखा था, आज चेन कहाँ है? वो शायद अभी भी अस्पताल में होगा। क्या वो होश में आया? क्या उसे मैं याद हूँ? मैंने दूसरा पन्ना पलटा। 10 जून। वो डिस्चार्ज हो गया। तांग क्यू घर पर आराम कर रहा है। उसने मेरा जिक्र नहीं किया। वो सच में भूल गया। मैं पलटती रही। हर पन्ने का फॉर्मेट एक था। तारीख, चेन आज कहाँ है, उसने क्या किया, वो कैसा है। फिर धीरे धीरे बदला। मेरे परफॉर्मेंस की बातें आईं। वो वियना के गोल्डन हॉल में था। ओल्ड ड्रीम बजा रहा था। मैंने लंदन में इसे 3 बार सुना। उसने बर्लिन में सोलो कॉन्सर्ट किया जिसमें मूनलाइट भी था। मूनलाइट मेरा पसंदीदा है। पेरिस म्यूजिक फेस्टिवल में गोल्ड जीता। मेरा बनाया रास्ता आखिर पूरा हुआ। आखिरी पन्नों तक पहुंचते पहुंचते लिखावट तेज हो गई और काफी बिखरी हुई, जैसे जल्दी में लिखा हो। आखिरी पन्ने पर पिछले महीने की तारीख थी। बस एक लाइन लिखी थी। उसने आखिरकार लोनली ड्रीम बजाया मेरे सामने। वो आखिरकार लौट आया। मैंने नोटबुक बंद की। गला भर आया था। 5 साल, हर एक दिन, हर एक पन्ना, वो मेरे लिए। मैंने नोटबुक रखकर उसे देखा। तुम रोज लिखते थे? उसने सिर हिलाया। आदत थी और बस यही कर सकता था। मैं आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अब और मत सोचो। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे पता है, पर मैं नोटबुक नहीं फेंकूंगा। उसने 5 साल इंतजार किया। मुझे इसे रखना है, रखना है। मैं हर पन्ना पढ़ना चाहती हूँ। वो थोड़ा मुस्कुराया। तुमने अब सब पढ़ लिया। एक पन्ना अभी बाकी है। मैं दंग रह गया। और फिर उसने नोटबुक से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये खत मैंने 5 साल में लिखा है। हर साल एक हिस्सा, पर आखिरी हिस्सा मैं पूरा नहीं कर पाया। मैंने नीचे देखा। पहला हिस्सा, आ चेन, अगर मुझे भूल कर तुम खुश हो तो भूल जाओ। मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से तड़पो। दूसरा हिस्सा, आ चेन, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे ढूंढना। मैं जिंग सिटी में हूँ, टूरिज्म ऑफिस में, अनाथालय में, या जहां भी तुम मुझे देख सको। तीसरा हिस्सा, आ चेन, अगर तुम मुझसे नफरत करो तो भी ठीक है। नफरत भूलने से बेहतर है, क्योंकि नफरत का मतलब है कि तुम्हें याद हूं मैं। आखिरी हिस्सा खाली था। मैं लिखना चाहता था कि अगर तुम लौट आए तो फिर कभी मत जाना, पर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं तुम आओगे या नहीं। उसकी हिचकिचाहट देख मैंने उस खाली जगह पर एक लाइन लिख दी, मैं लौट आया हूं, अब कभी नहीं जाऊंगा। उसके आंसू बह निकले। ये दुख नहीं, सुकून था। 5 साल की सारी बेचैनी खत्म हो गई थी। आज चेन, तुमने लिख दिया तो अब मिटाना मत। मैं नहीं मिटाऊंगा। जो मिटाऊंगा उसका साथ निभाऊंगा। आंसू नहीं मिटा सकता, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने उसे रोका। तो फिर मुझे मिटाने मत देना। उसने मुझे गले लगा लिया। बाहर अंधेरा हो रहा था, पर कमरे की लाइट जल रही थी। रोशनी में उसके सफेद बाल चांदनी जैसे लग रहे थे। मैंने उसे देखा और सोचा, सफेद बाल हो, काले बाल हो, निशान हो, डायरी हो या अधूरा खत हो, ये सब उसके इंतजार के सबूत थे। और अब आखिरकार मैं काबिल था कि इन सबूतों को यादों में बदल सकूं। लिविंग रूम में वापस आया। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। तांग क्यू का मैसेज, मिस्टर जियांग, पेई जिंगहेंग की कंपनी का हिसाब हो गया, पर उसका एक विदेशी अकाउंट नहीं मिला। आखिरी ट्रांसफर जिंगशी गया था। पाने वाले का पता नहीं चला, पर रकम नई कंपनी के लिए काफी है। मैंने मैसेज देखा और मेरी भौहें तन गईं। पेई जिंगहेंग ने कुछ बचा रखा है। मेरा चेहरा देख पेई यानरान ने पूछा, क्या हुआ? शायद पेई जिंगहेंग अभी पूरी तरह नहीं गया। मैंने उसे फोन दिया। उसने मैसेज पढ़ा और हल्का सा मुस्कुराया। तो उसे आने दो। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, वैसे अब तुम मेरे साथ हो। पर उसकी पकड़ मेरी आस्तीन पर कसी थी, जैसे छोड़ना न चाहे। पेई जिंगहेंग का वो विदेशी ट्रांसफर 3 दिन बाद जी किंगहुआन ने ढूंढ लिया। वो एक फर्जी कंपनी थी। वकील ने फ्रीज कर दिया उस अकाउंट को। पेई जिंगहेंगे का आखिरी वार होने से पहले ही उसका हथियार छीन लिया गया। शू जिंगयून ने छोड़ दिया मेरा हर सामाजिक सर्कल। कफलिंग्स मैंने नहीं पहने, पर फेंके भी नहीं। पेई यानरान ने जब वो मखमली बॉक्स देखा तो बस इतना कहा, इसे अपने पास रखो,
ये उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी हमदर्दी है, तुम्हें उसके दिए तोहफे से अब फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराया। उस वक्त मुकाबला था, अब किसी मुकाबले की जरूरत नहीं। तुम अब मेरे पति हो, तो लड़ना कैसा। 1 महीने बाद तांग क्यू को आखिरकार पूरी सच्चाई पता चली। सच्चाई जानने के बाद वो हैरान था कि तो इन 5 सालों की मेरी तरक्की और सैलरी सब मिस पे की वजह से थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारा असली बॉस कौन है। 6 महीने बाद पेई यानरान का फुल बॉडी चेकअप हुआ। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। बस इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना था। रिपोर्ट लेकर लौटते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर मैंने देखा कि उसने चुपके से राहत की सांस ली। जब पेई की माँ बीजिंग आई तो यानरान खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट गई। 5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी को प्लेन में बिठाया था और 5 साल बाद एग्जिट पर अपनी बेटी को देख उनकी आंखें भर आईं। यानरान, माँ ने जो तुम्हारा हक मारा उसके लिए सिर्फ सॉरी काफी नहीं है। पेई की माँ ने हाथ बढ़ाया। पेई यानरान 2 सेकंड हिचकिचाई, फिर उसने हाथ थाम लिया। शाम को हम बालकनी में बैठे थे। उसके हाथ में वो पुरानी नोटबुक थी। आखिरी पन्ने पर मेरी लिखी वो लाइन अब भी थी, मैं वापस आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। उस पन्ने पर उसकी उंगलियां एक पल रुकीं और फिर वो मुस्कुराई। तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है। दूर से बांसुरी की आवाज आई। शायद मैंने उसे बंद नहीं किया था। 3 महीने बाद पेई यानरान के सफेद बाल काले होने लगे। पेई की माँ ने पहली बार मुझे घर खाने पर बुलाया। खाने के दौरान उन्होंने कहा, ये बच्चा अब आधा पेई परिवार का सदस्य है। पेई यानरान दंग रह गई। मैंने बात संभालते हुए कहा, आंटी, मैं ही पूरा का पूरा पेई परिवार बनूंगा। मुझे अपने प्रपोजल वाला दिन याद आया। उस दिन मैंने उसकी पसंदीदा धुन मूनलाइट बजाई थी। 5 साल पहले जैसी ही लाइट्स और फूल थे, बस फर्क इतना था कि इस बार प्रपोज करने वाला मैं था। पेई यानरान स्टेज पर मुझे फूल देने आई, पर मैंने नहीं लिए। मैं सीधे एक घुटने पर झुक गया। 5 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यानरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखें भर आईं। वो बस सिर हिलाती रही। फिर झुककर उसने मुझे थाम लिया।